Hello everyone, my name is Ankit Maheshwari. I am the CEO and founder of dataisgood.com. Today we'll be starting a new series और सीरीज का नाम है डेटा विजुअलाइजेशन विद टैबलू। इस सीरीज की एक खास बात है। क्या खास बात है? खास बात यह है कि ये एकदम बिगिनर फ्रेंडली है। और जब मैंने कहा बिगिनर फ्रेंडली तो इसका ये मतलब है कि चाहे आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो, चाहे आप नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से हो, चाहे इससे पहले कभी आपने डेटा विजुअलाइजेशन, बिजनेस इंटेलिजेंस, एंटरप्राइज डैशबोर्ड्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, ये जो भारी भरकम वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूं, इनके बारे में सुना हो या नहीं सुना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, हमारी अप्रोच होगी ग्राउंड्स अप अप्रोच। हम फोकस करेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। आप ये समझिए कि हम जो कंसेप्ट्स हैं, जिनको ब्लॉक्स बोलते हैं, हम उन कंसेप्ट्स के ब्लॉक्स के ऊपर एक ब्लॉक्स रखते चले जाएंगे और हम बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ बनाएंगे डेटा विजुअलाइजेशन पे। ठीक है, टूल यूज करेंगे हम टैबलू। अच्छा, एक और बात बोल देता हूं, जब मैं बोला है बिगिनर फ्रेंडली तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम एडवांस कंसेप्ट या एडवांस डैशबोर्ड नहीं बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे, एडवांस कंसेप्ट भी सीखेंगे और एडवांस डैशबोर्ड भी बनाएंगे। पर स्टार्ट करेंगे स्क्रैच से, बिल्कुल बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा डेटा विजुअलाइजेशन पढ़ाने के लिए मैंने जो टूल चूज किया है वो है टैबलू। उसकी 2-3 वजह हैं। ठीक है, मैं क्विकली बता देता हूँ। पहली तो ये है कि टैबलू मार्केट लीडर है। ठीक है, और कई सालों से रेगुलर मार्केट लीडर है। आप गार्टनर की कोई भी रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, टैबलू, यू विल फाइंड टैबलू, उनके जो गार्टनर के जो क्वाड्रेंट्स चार्ट होता है उसमें हमेशा टैबलू मार्केट लीडर में आता है। ठीक है। सेकेंडली, टैबलू का इंटरफेस बहुत यूजर फ्रेंडली है, बहुत इंट्यूटिव यूजर इंटरफेस है। आपको सीखने में, टैबलू को यूज करने में बहुत मजा आएगा। राइट, टैबलू मेरा भी फेवरेट टूल है। मार्केट में वैसे तो बहुत सारे डेटा विजुअलाइजेशन और बिजनेस इंटेलिजेंस टूल हैं, जैसे टैबलू, पावर बीआई, लुकर, क्लिकसेंस, गूगल डेटा स्टूडियो वगैरह वगैरह। पर इस सीरीज की खास बात यह है कि चाहे हम टैबलू यूज कर रहे हैं, पर हम पूरा फोकस कंसेप्ट्स पे, फंडामेंटल्स पे करेंगे। तो यानी कि अगर आपकी कंपनी या कल आप मार्केट में जाते हैं, कोई कहता है कि हम पावर बीआई यूज करते हैं, तो भी आपको उस टूल पे स्विच ओवर होने में मुश्किल से 1 या 2 दिन लगेंगे। आप क्विकली इन कंसेप्ट्स को किसी भी टूल में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन विद टैबलू। अच्छा, क्विकली ये 2 डेफिनेशंस हैं। ठीक है, उन पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन और बिजनेस इंटेलिजेंस। राइट, देखिए, डेटा विजुअलाइजेशन, अगर आप इसका नाम भी पढ़ें, डेटा विजुअलाइजेशन, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। जब आप एक डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो बार हो, चार्ट हो, मैप हो, प्लॉट हो, कोई भी तरीके से आप डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे डेटा विजुअलाइजेशन कहते हैं। ये डेफिनेशन का एक पार्ट है। ये डेफिनेशन का पार्ट है क्या करते हैं, हाउ, मतलब हम डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, हम ये करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है क्यों करते हैं, व्हाई। हम डेटा को विजुअली क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? डेटा में से इनसाइट्स निकालने के लिए। हम उस डेटा में से कुछ पैटर्न देखना चाहते हैं जो क्विकली हम अपने विजुअल मीडियम के थ्रू हम किसी को भी समझा पाए। ठीक है, तो व्हाई हो गया इनसाइट्स, डेटा पैटर्न्स, और हाउ हो गया थ्रू विजुअल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग बार, चार्ट्स, मैप्स, प्लॉट्स एक्सेट्रा। तो ये तो हो गया डेटा विजुअलाइजेशन। दूसरा, बिजनेस जार्गन। बिजनेस जार्गन का मतलब होता है जब आप इंडस्ट्री में काम करने जाएंगे तो आपके ऐसे वर्ड्स यूज किए जाएंगे जो लगते तो बहुत भारी हैं। कभी कभी जो नए फ्रेशर्स होते हैं वो लोग घबरा जाते हैं, पर मीनिंग बहुत सिंपल होती है उनकी। ठीक है,
तो बिजनेस इंटेलिजेंस भी पहले तो एक जार्गन ही होता था, अब बहुत कॉमन हो गया। बिजनेस इंटेलिजेंस को समझिए कि एक पूरा सेट है। या इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल समझिए बिजनेस इंटेलिजेंस पूरा क्रिकेट गेम है, ठीक है, और क्रिकेट के अंदर कई डिफरेंट फील्ड्स हो सकती हैं, ऐसी बैटिंग हो सकती है, बॉलिंग है, अंपायरिंग है, फील्डिंग है, वगैरह वगैरह। तो डेटा विजुअलाइजेशन उसका बैटिंग है, ठीक है, यानी कि बिजनेस इंटेलिजेंस का एक सेट है, एक सबसेट है। बिजनेस इंटेलिजेंस एक एंटायर सिस्टम है, इकोसिस्टम है, उसके अंदर डेटा विजुअलाइजेशन उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है। एक्चुअली छोटा वर्ड गलत है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि बैटिंग को भी आप कह सकते हैं छोटा सा पार्ट है, पर ये आप सबको पता है बैटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट में, तो डेटा विजुअलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये फर्क है डेटा विजुअलाइजेशन और बिजनेस इंटेलिजेंस में। अच्छा, एक कमेंट आया है कि बाकी के पार्ट्स क्या हैं, इसमें फील्डिंग क्या है और इसमें बॉलिंग क्या है। तो देखिए, बिजनेस इंटेलिजेंस का मतलब है आप जब किसी बिजनेस के लिए डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग करते हैं, आसान करते हैं, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग भी करते हैं, तो आप बिजनेस को एक इंटेलिजेंट बनाते हैं थ्रू यूज ऑफ डेटा। तो इसके अंदर जो सबसेट्स हैं वो क्या हो सकते हैं? हो सकता है डेटा गैदरिंग, जहां डेटा इकट्ठा करते हैं, डेटा क्लीनिंग। फॉर एग्जांपल आपका जो ऑफिस का एक ब्रांच यूएस में, एक यूके में, एक इंडिया में है, वहाँ पे डेटा जनरेट हो रहा है डॉलर्स में, यहाँ पाउंड्स में, यहाँ रुपीस में, तो आप डेटा को थोड़ा सा क्लीन करोगे, डेटा को थोड़ा प्रिपेयर करोगे, ठीक है, फिर डेटा को स्टोर करोगे। आप कौन कौन से डेटाबेस में डेटा को स्टोर करते हो, और डेटा वेयर हाउसेज, डेटा लेक्स, डेटा मार्ट्स। अगेन मैं बहुत भारी भरकम वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पर अभी इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या क्या पार्ट्स हैं, फिर डेटा विजुअलाइजेशन हो गया, डेटा गवर्नेंस हो गया कि प्रिवेसी लॉस, आपका डेटा लीक तो नहीं हो रहा। कई बार उसमें आप थर्ड पार्टी डेटा, किसी और से कुछ डेटा लेके आए हैं, वो कैसे स्टोर कर रहे हैं, उसको बार अपना किसी और का थर्ड पार्टी टूल यूज़ कर रहे हैं, उसे क्या डेटा दे रहे हैं, डेटा पूरा गवर्नेंस कैसे करते हैं, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, बहुत कुछ आता है इसमें। डेटा पाइपलाइनिंग भी हो गई। पर ये सब आप इसलिए करते हैं जिससे कि आपका बिजनेस इंटेलिजेंट हो जाए, आप बिजनेस में जो डिसीजन मेकिंग करें वो डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग करें। और डेटा विजुअलाइजेशन इस पूरे बिजनेस इंटेलिजेंस में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इनफैक्ट जो मैंने कहा ना क्रिकेट में बैटिंग की तरह है, तो बिल्कुल सही एग्जांपल है। जितनी बैटिंग इंपॉर्टेंट है क्रिकेट में, उतना ही डेटा विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है बिजनेस इंटेलिजेंस में, ठीक है। सबको पक्का समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट है प्लीज आस्क मी इन द कमेंट्स, राइट। ठीक है, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तुम लोगों से मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। मुझे ये बताओ कि कोहली और सचिन में ज़्यादा अच्छा बैट्समैन कौन है? और मैं तुम सबको देता हूँ 2 मिनट। जो लाइव देख रहे हैं वो फटाफट कमेंट्स में डाल दें, और जो कल यूट्यूब में आएगा तो वो अपने यूट्यूब कमेंट्स में डालते हैं। अच्छा, 2 मिनट हो गए, बस हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्विकली 2 मिनट हो गए, ठीक है। तो देखिए, आप लोग आंसर्स देंगे, और ये क्वेश्चन मैं हमेशा रेगुलरली लोगों से पूछता हूँ, और सबके आंसर्स से ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट जो होता है वो आंसर देने के पीछे जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप भी आंसर देंगे, आप कहेंगे भाई सचिन की नंबर ऑफ सेंचुरीज कोहली से ज़्यादा है, या सचिन जब सेंचुरीज मारा करते थे, सचिन तेंदुलकर, तब उस टाइम वर्ल्ड में जो टोटल नंबर ऑफ सेंचुरीज पड़ती थी उनका परसेंटेज सचिन का ज़्यादा होता था। कुछ लोग बोलेंगे कोहली की जो नंबर ऑफ सेंचुरीज हैं वो कम इनिंग्स में आई हैं। कुछ लोग बोलेंगे कोहली का स्ट्राइक रेट ज़्यादा रहा है। कुछ लोग बोलेंगे कोहली ने जब जब सेंचुरीज मारी हैं तब तक इंडिया मैच जीता है, उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हुई है, ठीक है, वगैरह वगैरह। आप सबके अपने अपने आंसर्स हैं। मैं कुछ लोग तो बिल्कुल ये बोलेंगे सचिन भी बेटर बैट्समैन है, ऑब्वियस रीज़न है। कुछ लोग बोलेंगे कोहली बेटर बैट्समैन है, ऑब्वियस रीज़न है, ठीक है। पर 90% ऑफ यू आप इस आंसर को बताने के लिए एक डेटा लेके आते हैं, ठीक है। यानी कि यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, अ टफ प्रॉब्लम। कोहली और सचिन में बड़ा अच्छा बैट्समैन कौन है, टफ प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक डेटा को यूज कर रहे हैं, और मल्टीपल तरीकों से डेटा को देख रहे हैं कि उसका स्ट्राइक रेट, उसका एवरेज, नॉट आउट्स, वगैरह वगैरह, मल्टीपल एंगल से डेटा को देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो अप्रोच है ये डेटा ड्रिवन अप्रोच है, ठीक है। ये एक डेटा एनालिस्ट की अप्रोच है। तो यानी कि आप ये समझिए कि आप लोग डेटा एनालिस्ट ऑलरेडी हैं। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अलग अलग तरीके से डेटा को देख रहे हैं, डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, तो बस यही है डेटा एनालिसिस, और आप लोग हो डेटा एनालिस्ट। तो फिर ये कोर्स क्यों कर रहे हैं?
वो इसलिए कर रहे हैं, आप डेटा एनालिस्ट हो, पर मेरा काम ये है कि आप लोगों को मैं प्रोफेशनल डेटा एनालिस्ट कैसे बनाऊँ, ठीक है। ये जो जार्गन्स हैं उनको कैसे सिखाऊँ, ठीक है। बिजनेस में कैसे यूज़ होता है डेटा विजुअलाइजेशन वगैरह, वो आपको कैसे सिखाऊँ, वो इस मीडियम से सीखेंगे। डेटा एनालिस्ट ऑलरेडी आप सब लोग हैं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल रखना, ये मत सोचना कि भाई मैं तो नॉन आईटी बैकग्राउंड से हूँ, कोडिंग नहीं आती मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। कॉन्फिडेंस नहीं हिलना चाहिए। देखिए डेटा एनालिस्ट जो होता है ना, या तो किंग होता है या किंग मेकर होता है। मैं सच बोल रहा हूँ, डेटा एनालिस्ट इतना इंपॉर्टेंट होता है, वो आके बता देता है कि हमें यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, हमें वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, यहाँ इन्वेस्टमेंट की तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। वो ऐसे आंसर दे देता है जो ऑब्वियस नहीं होते, और कभी कभी कंपनी की कंप्लीटली डायरेक्शन चेंज कर देता है, ठीक है। और मैंने ऐसे देखा है, मैंने अपने 20 साल के करियर में देखा है, और मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं, आई हैव वर्कड इन यूएस आल्सो विद बिग कॉर्पोरेट्स आल्सो, आई हैव वर्कड इन लाइक बिग कंपनीज इन इंडिया आल्सो, साउथ ईस्ट एशिया आल्सो। डेटा एनालिस्ट, एक अच्छा डेटा एनालिस्ट कंपनी की डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो एक बात समझिए कि जो आप या तो किंग बनोगे या किंग मेकर बनोगे, इससे कम नहीं। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने बोला, डेटा एनालिस्ट तो आप लोग हो, मेरा काम है आप लोगों को प्रोफेशनल डेटा एनालिस्ट बनाना, और वो हम कर रहे हैं, ठीक है। ओके, एवरीवन इज एक्साइटेड, कॉन्फिडेंस आ रहा है सबको। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इंग्लिश हिंदी में कुछ नहीं रखा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम एक टफ प्रॉब्लम को डेटा यूज करके सॉल्व कर सकते हो। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डेटा माइंडसेट, थोड़ा बहुत समझ तो सभी का हो गया। व्हाट इज अ डेटा माइंडसेट? हमने जो डिस्कशंस की हैं, डेटा को कैसे सोचना है, डेटा फर्स्ट कैसे रखना है, डेटा को पहले रखना है, प्रोग्रामिंग कोडिंग बाद में रखनी है, डेटा को कैसे एनालाइज करना है, वो डेटा माइंडसेट है, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं डेटा माइंडसेट, बस यही लिखा है इस पूरी स्लाइड पे, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। लिखा कुछ नहीं है, 2 वर्ड्स हैं, डेटा माइंडसेट। पर इस डेटा माइंडसेट का मतलब, आपको कभी कभी लगेगा कि यार मैं काश प्रोग्रामिंग में चैंपियन होता, पहले मैं कोडिंग कर लूँ फिर मैं इसमें आऊँगा वगैरह वगैरह ना। देखिए हर फील्ड के अंदर एक माइंडसेट होता है। एक प्रोग्रामर माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट होता है, एक डेवलपर माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट होता है, एक डेटा माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट होता है। प्रोग्रामर का माइंडसेट ये होता है एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्विकली बनाना। जैसे कि मैंने एक डेवलपर से बोला कि भाई देखो हमें ना फॉरगॉट पासवर्ड का फीचर बनाना है अपनी वेबसाइट में, कि हमारा यूज़र आए फॉरगॉट पासवर्ड के पेज में आए कि भाई मुझे अपना पासवर्ड याद नहीं, मुझे पासवर्ड याद कराओ, अपना फ़ोन नंबर डाले, अपना ईमेल एड्रेस डाले, हम लोग उसको ओटीपी भेजें उसके ईमेल पे, उसके फ़ोन नंबर पे, वो ओटीपी लेके आए, यहाँ डाले, उसे नया पासवर्ड डालने के फिर हम उससे कहेंगे ठीक है अब नया पेज आए, सब नया पासवर्ड डाल दो अपना, काइंड ऑफ। अब उसको वो बोलेगा ठीक है अच्छी प्रॉब्लम है, अब ये बताओ आपकी डेफिनेशन ऑफ डन क्या है, डीओडी क्या है। डेफिनेशन डन का मतलब ये होता है कि उसे कैसे मालूम चलेगा, हमें कैसे मालूम चलेगा कि उसने प्रोग्राम ठीक से लिखा है। तो हम उसे कुछ टेस्ट केसेस देंगे कि ये सब टेस्ट केसेस, कि ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, ये सब टेस्ट करो, सब टेस्ट केसेस पास होने चाहिए, ठीक है। तो प्रोग्रामर को सारे टेस्ट केसेस पता है, प्रोग्रामर को ये पता है उसे क्या सॉल्व करना है, और वो आगे बढ़ जाता है, उसको सॉल्व करना शुरू करता है उसके ऊपर, और हम उसको मेजर करते हैं उसकी सक्सेस को कि वैसे क्या क्या काम किया है थ्रू स्प्रिंट्स वगैरह, ठीक है। अभी उस पर नहीं जाते, पर एक पूरा प्रोसेस, डिफाइंड प्रोसेस होता है उसके ऊपर। वहीं एक डेटा साइंस प्रोफेशनल जो होता है, उसको जब डेटा मिलता है तो वो एकदम से काम नहीं शुरू करता है ना, उसे ऐसा कोई सॉल्यूशन दिया जाता है। उसे कहा जाता है ये रहा डेटा सेट, ठीक है। थोड़ा बहुत और डेटा सेट चाहिए तो वो भी ले लो, पर ये डेटा सेट है जो हम दे सकते हैं। अब हमें बताओ कि क्या इनसाइट्स है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ कहाँ हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है। या कुछ उसको बेसिकली एक अननोन में भेजा जाता है कि भाई यहाँ कुछ ढूंढ के लाओ, कुछ इनसाइट्स निकाल के लाओ, ठीक है। तो ये समझिए कि जो प्रोग्रामर है उससे कहा जाता है ये रहा माउंटेन, ठीक है, इस माउंटेन पे चढ़ना है, और जैसे तुम माउंटेन पे चढ़ रहे हो हमें दिख रहा है कहाँ चढ़ रहे हो। पर डेटा जो साइंस प्रोफेशनल है उसका तो पता नहीं, वो इस माउंटेन पे चढ़ना शुरू होगा तो मालूम चलेगा कि भाई उस माउंटेन में जाना है, अरे नहीं उस पर चढ़ना शुरू होगा तो मालूम चलेगा यहाँ नहीं वहाँ जाना है। उसका पूरा जो गेम है, उसका पूरा गेम है हिट एंड ट्रायल से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद एक जगह पहुंचता है, फिर कहता है ये सही नहीं दिख रहा, पैटर्न्स नहीं मिल रहे, या पैटर्न जो मिल रहे यूजफुल नहीं, फिर कहीं और जाता है। जैसे शर्लक होम्स सोचता है, कोई भी आप शर्लक होम्स की या कोई भी ये मर्डर मिस्ट्री मूवी देखो, उसमें वो डिटेक्टिव जाता है, उसको कुछ क्लूज मिलते हैं। सबसे पहले उसको मिलता है कि भाई हो सकता है कि ये बड़ा ऑब्वियस मर्डरर है, इसी ने मर्डर किया होगा।
विद इन 5 मिनट्स में आपको पता चल जाता है कि यार इसने तो किया ही नहीं। फिर वो कहता है कुछ क्लूज वहां से मिलते हैं, फिर कुछ क्लूज वहां से मिलते हैं, फिर कहता है यहाँ पहुंचते हैं, इसने मर्डर किया होगा, उसने नहीं किया, फिर कहीं और। फाइनली मूवी एंड होती है, दिखाते कि जो सबसे लग रहा था जिसने बिल्कुल भी नहीं किया था वही निकला। ठीक है, एंटरटेनमेंट है। तो पर डेटा साइंस प्रोफेशनल और डेटा एनालिस्ट भी शर्लक होम्स है। अब आप बोलोगे, कभी बोलते हो कि डेटा एनालिस्ट राजा है या किंग है, किंग मेकर है, शर्लक होम्स है, क्या है ये? देखो आप लोग डिसाइड करो। मैं तो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, और जो मैंने इंडस्ट्री में देखा है, डेटा एनालिस्ट का डेटा माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। और इसी वजह से मैंने कई बार ऐसे जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से आए हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेटा साइंस प्रोफेशनल देखे हैं, क्योंकि उनके पर वो प्रोग्रामिंग माइंडसेट का बैगेज ही नहीं है, वो कंधे पे एक्स्ट्रा भारी नहीं है। दे कैन रन मच फास्टर देन दोज पीपल हु आर ब्रिंगिंग दैट बैगेज, जो पहले से लेके आ रहे हैं, अरे प्रोग्रामिंग करते हैं पहले, डेटा माइंडसेट। ठीक है, और हम इस पूरे सीरीज में डेटा माइंडसेट, जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये पूरा हैंड्स ऑन है। हम इसमें डिफरेंट चार्ट्स बनाएंगे, डैशबोर्ड्स बनाएंगे। मैं हमेशा आपको रिमाइंड करवाता रहूँगा कैसे हम डेटा माइंडसेट को यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, इस डेटा में से कैसे इंसाइट्स निकालना है। ठीक है, ठीक है भाई, क्विकली बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लंबी डिस्कशन हो गई है। तो ये रहा हमारा पहला चैलेंज। हमें अगले 5 मिनट में या 10 मिनट में, जितना भी, हमें एक डैशबोर्ड बनाना है टैब्लू में। ठीक है, ये पहला चैलेंज है। अब आप बोलेंगे कि मतलब हवाई जहाज भी हवा में उड़ने से पहले कुछ देर जमीन पे रेंगता है, आपने शुरुआत में ही हवाई जहाज से का सीधा उड़ जाओ? बिल्कुल, आसान काम तो करना ही नहीं। वही आसान काम करने के लिए तुम्हारे घर वालों ने थोड़ी तुम्हें पैदा किया है, सीधा ही मुश्किल काम करेंगे। सबसे पहले छूटते ही बिजनेस डैशबोर्ड बनाएंगे, चार्ट वार्ट नहीं, सीधा बिजनेस डैशबोर्ड बनाएंगे और उसी से श्री गणेश करेंगे। ठीक है, और डैशबोर्ड बनाएंगे इस प्रॉब्लम को लेकर। ठीक है, मैं प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक कंपनी है, एक कॉफ़ी चेन है, मतलब कंपनी समझिए कॉफ़ी चेन है, उसके मल्टीपल स्टेट्स में उसके स्टोर्स है। वो अपने डिफरेंट प्रोडक्ट टाइप्स बेचती है, जैसे कि कॉफ़ी भी बेचती है, टी भी बेचती है, हर्बल टी भी, और भी कोई प्रोडक्ट टाइप है। हर प्रोडक्ट टाइप में उसके 4-5 प्रोडक्ट्स हैं। मान लो उसके हर्बल टी में एक प्रोडक्ट है लेमन हर्बल टी, कॉफ़ी प्रोडक्ट टाइप में उसका प्रोडक्ट है एस्प्रेसो, कैफे लाते वगैरह वगैरह। आपको डेटा मिला है किस स्टेट में, किस दिन, किस महीने कितनी सेल हुई है। ठीक है, तो कंपनी इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मार्केटिंग कैंपेन्स फॉर इट्स प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट स्टेट्स। अब कंपनी की एक प्रॉब्लम है, कंपनी के पास कोई इन्वेस्टर नहीं है, कंपनी एक रियल बिजनेस है। कंपनी प्रॉफिट करती है, अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करती है, फिर ग्रो करती है। रियल बिजनेस है, ये नहीं इन्वेस्टर का पैसा लेके उड़ा दिया, बर्बाद कर दिया, या फिर उसके बाद ले ऑफ्स पे ले ऑफ्स कर रहे हैं, कुछ नहीं। रियल बिजनेस है, बूटस्ट्रैप बिजनेस है भाई। बूटस्ट्रैप बिजनेस होता है अपने पैसे से ग्रो करना। ठीक है, बिल्कुल। तो आप अब कंपनी को मार्केटिंग करनी है, और मार्केटिंग अब उसका बजट है लिमिटेड, बूटस्ट्रैप कंपनी है, इन्वेस्टर का पैसा खर्च करने को नहीं है, अपना पैसा है। ठीक है, अपनी कमाई है। तो अब आपको हेल्प करनी है उसके मार्केटिंग बजट में, कि उसको मैक्सिमम माइलेज, मैक्सिमम आउटपुट मिले अपने लिमिटेड मार्केटिंग बजट से। तो आपको कंपनी को ये बताना है कि भाई कौन से प्रोडक्ट्स पे या कौन से प्रोडक्ट से पैसा लगाना है, किस स्टेट में लगाना है और किस मंथ्स में लगाना है। ये नहीं आंख बंद करके सारे प्रोडक्ट्स में लगा दिया। ठीक है, क्विक प्रॉब्लम समझा देता हूँ। आपके पास डेटा सेट मिला है कि पुरानी सेल्स का, कि ये सारी सेल्स हुई है इस महीने, इस दिन, इस प्रोडक्ट पे, इस प्रोडक्ट टाइप पे, इस स्टेट में। ठीक है, ये डेटा सेट है, डेटा सेट अभी देख लेंगे। और चैलेंज आपका ये है कि आपको ये पता लगाना है कल को कंपनी को ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग कैंपेन्स करने हैं, तो मार्केटिंग कैंपेन्स किन प्रोडक्ट्स पे करने हैं, सब पे नहीं करने। बूटस्ट्रैप कंपनी, कोई इन्वेस्टर का पैसा नहीं, अपना पैसा है। ठीक है, तो कौन से प्रोडक्ट्स विल गिव देम द बेस्ट माइलेज, बेस्ट आउटपुट। ठीक है, बढ़िया। प्रॉब्लम समझ में आ गई? नहीं समझ में आई फटाफट कमेंट्स में पूछ लो, 10 सेकंड में, वरना मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, ओके। अच्छा, शुरू करने से पहले क्विकली हम चूंकि टैब्लू यूज करने वाले हैं, तो मैं 1-2 स्लाइड्स दूंगा। जिन लोगों के पास टैब्लू ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है उनको बताने के लिए कि भाई टैब्लू, आप टैब्लू की वेबसाइट में जा सकते हैं, tableau.com। ठीक है, वहाँ पे आप, इसके 2 प्रोडक्ट लाइन है, एक है पब्लिक, टैब्लू पब्लिक वर्जन, एक है टैब्लू डेस्कटॉप वर्जन जो पेड वर्जन है। टैब्लू पब्लिक एकदम फ्री है, फुली फंक्शनल है। इनफैक्ट हम टैब्लू पब्लिक ही यूज करने वाले हैं। ठीक है,
टैबलू पब्लिक में सिर्फ एक ही लिमिटेशन है कि उसकी जो कनेक्टिविटी है डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के साथ, डिफरेंट डेटाबेसेस के साथ, वो लिमिटेड है। पर लिमिटेड का मतलब ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप CSV फाइल, एक्सेल फाइल, गूगल शीट्स वगैरह से कनेक्ट कर सकते हैं, जो हमारे लिए मोर देन इनफ है, ठीक है, इस कोर्स के लिए। और आप जब टैबलू पब्लिक में सेव करोगे तो ही टैबलू पब्लिक में आप खोल पाओगे, राइट। तो ये टैबलू पब्लिक की लिमिटेशंस हैं। और पर अगर आपको टैबलू डेस्कटॉप यूज़ करना है तो या तो आप खरीद लीजिए, वरना 14 डेज का फ्री ट्रायल आता है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप टैबलू पब्लिक डाउनलोड करो, ठीक है। दोनों फुली फंक्शनल है। टैबलू पब्लिक से आपका काम अच्छे से निकल जाएगा। उनकी वेबसाइट में जाओ, tableau.com, डाउनलोड पे क्लिक करो। आप विंडोज़ पे हो, मैक पे हो, आप डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी किसी को प्रॉब्लम आएगी तो अपने डाउट क्लियरिंग सेशन से या मेंटर से आप हेल्प ले सकते हो टैबलू को इंस्टॉल करवाने में। पर यकीन मानिए बहुत बहुत सिंपल है। सिर्फ tableau.com पे जाके वहीं पे मिल जाएगा, डाउनलोड कर पाओ, राइट। ठीक है, दूसरी चीज़, अच्छा, टैबलू की जब फाइल आप सेव करोगे तो यू विल हैव 2 चॉइसेस, या तो .twp को ब्रेक करते हैं टैबलू वर्कबुक, TWP, ठीक है, या टैबलू वर्कबुक एक्सटेंडेड, एक्स देखो, एक्स लिखा हुआ है, ये एक्स लिखा हुआ है, टैबलू वर्कबुक एक्सटेंडेड, इसमें सेव करोगे। फर्क बताता हूँ इनमें, पर एक पहले आप इनके आइकन्स देखो। एक आइकन में ऑरेंज की पतली सी लाइन है। जब भी ऑरेंज पतली सी लाइन आएगी आइकन के सेव करने के बाद, तो वो होगा टैबलू वर्कबुक एक्सटेंडेड, ठीक है। अच्छा सेट, ये पहले तो सबको पता है फाइल एक्सटेंशंस क्या होते हैं। आप कोई भी सॉफ्टवेयर से फाइल को सेव करते हो, जैसे कि आपकी MP4 फाइल है तो उसका मतलब उसमें वीडियो है, MP3 है ऑडियो है, अगर JPEG है तो उसका मतलब पिक्चर है, GIF है तो एनिमेशन भी हो सकती है। तो हर फाइल की एक्सटेंशन होती है। आप गूगल डॉक से सेव करोगे, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट डॉक से सेव करोगे तो .doc फाइल या .docx आएगा, एक्सेल से सेव करोगे XLS आएगा। तो हर फाइल के एक्सटेंशन होते हैं। टैबलू का एक्सटेंशन है TWP और DWPX। क्वेश्चन आता है फर्क क्या है। ये तो समझ में आ गया, एक्स में कुछ एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड है, ठीक है। पर उससे पहले इसका नाम सुनिए, टैबलू वर्कबुक। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है बुक। बुक के अंदर कुछ भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकती हैं, ड्राइंग भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है। तो यानी ये इस वर्कबुक है। टैबलू के अंदर आप इस वर्कबुक के अंदर डैशबोर्ड डालिए, विजुअलाइजेशन डालिए। विजुअलाइजेशन को विज बोलते हैं, हम लोग विज बोलेंगे। विजुअलाइजेशन बहुत लंबा वर्ड है, बहुत टाइम लग रहा है, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे OMG, ओ माई गॉड नहीं बोलेंगे, LOL, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, विज। तो जो इसमें सारे विज, डैशबोर्ड, स्टोरी सब कुछ सेव कर सकते हो एक ही वर्कबुक में, ठीक है। तो टैबलू वर्कबुक एक्सटेंडेड के अंदर आप इन सब के अलावा डेटा भी स्टोर कर सकते हो। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होना चाहिए यहाँ पे कि ये डेटा कहाँ से आ गया, कि और स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो थोड़ा एक्सेल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ठीक है, जो सोच रहे हैं कि एक्सेल में जैसे हम डेटा पे काम करते हैं वैसे ही यहाँ टैबलू भी डेटा पे काम करते हैं, ठीक है। डिफरेंस है, जो आपके एक्सेल है, गूगल शीट है, ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं। इनमें मेनली आप डेटा पे काम करते हैं, बेसिक डेटा कैलकुलेशंस करते हैं, और आप चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं, डैशबोर्ड भी बना सकते हैं, पर इनका मेन पर्पस है स्प्रेडशीट्स, ठीक है। टैबलू को ये डेटा चाहिए, चाहे आप वो गूगल शीट से लेके आओ, CSV लेके आओ, आप एक्सेल लेके आओ, या कोई और डेटाबेस है, MySQL, SQL, किसी से डेटाबेस से कनेक्ट कर दो, टैबलू को डेटा चाहिए। और उस डेटा के ऊपर टैबलू एक लेयर बनाता है अपनी विजुअलाइजेशन की, विज, VIZS, विज बोल के शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे, विज बोलेंगे, विजुअलाइजेशन नहीं बोलेंगे, विज, ठीक है। OMG बोलेंगे, ओ माई गॉड नहीं बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म, हाँ, ठीक है। तो विज हो, डैशबोर्ड्स हो, वो सारी एक लेयर के ऊपर रहती है, पर डेटा उसको चाहिए। डेटा आप कहीं से भी लेके आओ, टैबलू के अंदर इंपोर्ट करो, हम वो सब कुछ करेंगे, पर समझने के लिए आप इसे कभी भी एक्सेल से कंफ्यूज मत होना। डेटा आपका एक्सेल या कहीं और से लेके आएगा, टैबलू उसके ऊपर डैशबोर्ड्स बनाएगा। तो पहला स्टेप हमेशा टैबलू के अंदर डेटा इंपोर्ट करना होता है। तो टैबलू वर्कबुक और टैबलू वर्कबुक एक्सटेंडेड में यही फर्क है। यहाँ पे सिर्फ आपको डैशबोर्ड मिलेगा, कोई डेटा नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको डेटा भी मिलेगा। तो कल को आपने अपने फ्रेंड को शेयर करनी है तो टैबलू वर्कबुक शेयर कीजिए, उसके यहाँ चलेगी नहीं, क्योंकि डेटा नहीं है उसके पास। तो कहना डेटा अलग से भेजूंगा, पहले पेटीएम में भेज 50 रुपये, ठीक है। पर अपने बॉस को भेजना है तो भेजोगे टैबलू वर्कबुक X। बॉस को आपने भेजी टैबलू वर्कबुक और डेटा उसे मिला नहीं, बॉस कहेगा क्या, ये क्या मतलब है। उसके साथ ये नहीं करना, उसके साथ टैबलू वर्कबुक X भेजना है। ऑब्वियसली टैबलू वर्कबुक X में जब, क्योंकि डेटा ऑलरेडी एम्बेडेड होगा तो उसका फाइल साइज भी बड़ा होगा, ठीक है। पर बॉस को बड़ा फाइल साइज भेज सकते हैं, ठीक है, और ना बॉस से पेटीएम मांग सकते हैं
ओके, ठीक है, सब क्लियर एकदम, सबको ठीक है। तो भाई अब हम जा रहे हैं टैब्लू के ऊपर। अब हम टैब्लू खोलेंगे और टैब्लू के पहले टैब्लू को के इंटरफेस के बारे में समझेंगे, टैब्लू का इंटरफेस कैसा है, क्या है, और फिर उसके बाद हम अपना जो वो डैशबोर्ड का चैलेंज है उससे शुरू करेंगे, ठीक है। आई होप एवरीवन इज एक्साइटेड, तुम सब लोग खुश हो। कोई भी क्वेश्चन है प्लीज पूछो, ठीक है। अभी पॉज कर रहा हूँ, फटाफट क्वेश्चन पूछ लो, वरना मैं एकदम से आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक क्वेश्चन आया मैं बाद में, ठीक है। अच्छा, मैंने ऑलरेडी टैब्लू पब्लिक खोला हुआ है, ठीक है। तो इसको ये मैंने एक बटन क्लिक किया, ये इंटरफेस चेंज हो गया है। ये एक्चुअली जब भी आप टैब्लू खोलोगे तो सबसे पहले ये आपको ये इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। इनफैक्ट मैं इसे बंद करके ना दोबारा से खोलता हूँ इसको, ठीक है। ये देख लीजिए टैब्लू के दो वर्जन, टैब्लू डेस्कटॉप और टैब्लू पब्लिक। टैब्लू के अंदर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, टैब्लू एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका आप पेड वर्जन और पब्लिक वर्जन एक साथ ही इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने शायद ही कोई और सॉफ्टवेयर देखा होगा जिसका पेड वर्जन और फ्री वर्जन दोनों एक साथ चलते हो, पर टैब्लू के अंदर आप दोनों वर्जन एक साथ चला सकते हो, ठीक है। अरे खुला नहीं टैब्लू, ठीक है, टैब्लू नहीं खुलने में बहुत टाइम लगा रहा है। तो हम टैब्लू पब्लिक खोलते हैं, इनफैक्ट हम टैब्लू डेस्कटॉप भी खोलते हैं और थोड़ा देखेंगे दोनों के जो पहले पेन में क्या फ़र्क है। तो ये खुल गया टैब्लू पब्लिक, और टैब्लू ये एक सेकेंड उछल रहा है इसका आइकन, खुल नहीं रहा है। हाँ, ये खुल रहा है टैब्लू डेस्कटॉप, ठीक है। सबसे पहले टैब्लू पब्लिक की बात करते हैं। 3 पेन है, कनेक्ट पेन है, ओपन पेन है और डिस्कवर पेन है, ठीक है। इस डिस्कवर पेन, ये जब भी आप टैब्लू खोलोगे तो ये सबसे पहले ये खुल के आएगा, ठीक है। तो जो डिस्कवर पेन है उसके अंदर टैब्लू की वेबसाइट के ऑफिशियल लिंक्स हैं, ट्यूटोरियल्स वगैरह हैं। अगर आपको उन लिंक्स पे जाके आप थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है, उनके एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो आप यहाँ पढ़ सकते हो सकता है टू बिगिन विद ये अभी थोड़ा ओवरकिल हो जाएंगे, पर यकीन मानिए मैं आज भी जब भी टैब्लू की लिंक्स को डिस्कवर पेन में जाता हूँ, मैं वाकई कुछ डिस्कवर करके आता हूँ। बहुत यूजफुल है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी, यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। तो थोड़ा सा आप एडवांस हो जाओ, 2 या 3 दिन आप टैब्लू हम वाला कोर्स कर लो, उसके बाद आप यहाँ पे जा सकते हो। फिर सेकंड आता है ओपन पेन, अभी एकदम खाली है। ये होता है कि हमने रिसेंटली जो वर्कबुक्स खोली हैं वो यहाँ दिखनी शुरू हो जाएंगी। अभी आपका भी खाली होगा, जब पहली बार खोलोगे धीरे करके ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये बढ़ना है, ये खाली होना भी नहीं चाहिए आपका। ये अगर खाली है तो गलत बात, कुछ ना कुछ काम नहीं किया आपने, ठीक है। फिर आता है कनेक्ट पेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे जैसा मैंने बोला था, टैब्लू को जो चार्ट्स बनाएंगे, विजुअलाइजेशंस बनाएंगे या स्टोरीज बनाएंगे, उनको डेटा चाहिए, और कनेक्ट में आप वो डेटा कनेक्ट करोगे। पहला स्टेप, जब भी शुरू करना है टैब्लू में काम, तो डेटा को कनेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप कनेक्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, टेक्स्ट फाइल, जेसॉन, पीडीएफ वगैरह, और सर्वर से कनेक्ट करना है तो गूगल ड्राइव से। आप मोर में जाओगे तो यहाँ पे आपके 3-4 वेब डेटा कनेक्टर, गूगल ड्राइव, ओ डेटा, ठीक है। लिमिटेड कनेक्शंस हैं। अब हम टैब्लू डेस्कटॉप पे जाते हैं, जो पेड वर्जन है। यहाँ पर देखिए टू अ सर्वर, मोर पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए पूरा पेज भर चुका है। इवन इसके आगे भी और भी बहुत हैं, इतने हैं कि इनको बेचारों को सॉर्टिंग वॉटिंग देनी पड़ गई, भी सॉर्ट कर दो, इतने कनेक्शंस हैं। ये एक्चुअली सबसे बड़ा फर्क है टैब्लू डेस्कटॉप में और टैब्लू पब्लिक में। टैब्लू पब्लिक में लिमिटेड डेटा कनेक्शंस हैं कि आप सिर्फ CSV, गूगल शीट वगैरह से डेटा इंपोर्ट कर सकते हो, पर टैब्लू पेड वर्जन में, उसे टैब्लू पेड को बोलते हैं टैब्लू डेस्कटॉप। ये मुझे समझ में नहीं आया, डेस्कटॉप वहाँ टैब्लू पब्लिक है, ये टैब्लू डेस्कटॉप है, ठीक है। टैब्लू प्रो बोल सकते थे, पर इन्होंने बोला टैब्लू डेस्कटॉप, उसमें आपके अनलिमिटेड डेटा कनेक्शंस हैं। अनलिमिटेड तो नहीं, पर बहुत बहुत ज़्यादा डेटा कनेक्शंस हैं। बाकी अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा डेटा कनेक्शन है, ये मान सकते हैं, ठीक है। तो मैं टैब्लू का जो पेड वर्जन है, डेस्कटॉप वर्जन है, वो कर रहा हूँ क्लोज, और पब्लिक वर्जन को पे ही हम काम करेंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये पेन समझ में आ गया। अच्छा, अब हम डेटा इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। डेटा इंपोर्ट करने से पहले एक बार डेटा देख लें, और डेटा देखने से पहले एक बार समझ लें हम क्या करने वाले थे। हमारा चैलेंज है डैशबोर्ड बनाना, और प्रॉब्लम ये है कि एक कॉफ़ी चेन कंपनी है जिसका सेल्स का डेटा हमारे पास है। उस सेल्स के डेटा के बेसिस में हमें उसे मार्केटिंग कैंपेन बनाने में हेल्प करनी है, ठीक है। और ये डेटा सेट है जिसको मैंने खोला हुआ है गूगल एक्सेल में, ठीक है। तो बंद करते हैं अभी। अब ये देखिए कि इसके अंदर कॉलम्स हैं और रोज हैं। कॉलम्स हो गए कॉलम A, कॉलम B, कॉलम C, कॉलम D।
रोज हो गया 2 3 4 5। रो वन को हेडर रो बोलेंगे, इस हेडर रो को नहीं गिनते। हेडर रो में हमें मालूम चलेगा कि इस पूरी रो में क्या क्या वैल्यूज हैं। यहाँ फॉर एग्जाम्पल फील्ड है, प्रोडक्ट आईडी, फील्ड बोलेंगे कॉलम बोलेंगे, कोई फर्क नहीं, दोनों सेम चीज़ें हैं। प्रोडक्ट आईडी, दूसरी फील्ड है प्रोडक्ट टाइप, कॉफ़ी, टी, एस्प्रेसो, प्रोडक्ट अमरातो, कोलम्बियन, डीकैफ, ग्रीन टी, डिफरेंट प्रोडक्ट टाइप्स हैं। रेगुलर है, डीकैफ है, मार्केट साइज कौन सा मार्केट, मेजर मार्केट है, दूसरे मार्केट में है, डिफरेंट कौन से स्टेट में, बजट सेल्स, बजट प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ है, सेल्स कितनी हुई है, टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है, कौन से डेट को गई थी वगैरह वगैरह, सब कौन से डेट को सेल हुई थी। ठीक है, तो बेसिकली आपका एक सिंपल, ये थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन है। कॉफ़ी ये बहुत फेमस डेटा सेट है, मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है पहले चैलेंज के लिए। ठीक है, तो ये डेटा है और ये डेटा CSV के ऊपर है और इसको हम इंपोर्ट करेंगे टैब्लू के अंदर। ठीक है, एक और क्विकली, क्योंकि ये बिगिनर्स सीरीज है तो मैं इसमें कोशिश करूंगा कि हर चीज़ को एक्सप्लेन करूं। ठीक है, इनफैक्ट आप लोग पूछ भी सकते हो, आपके इसमें डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके अलग होंगे, आपके प्रिपरेटरी सेशंस अलग होंगे, तो कहीं भी आप फंसोगे तो हर सेशन में आने से पहले आप प्रिपरेटरी सेशन में जाके भी हेल्प ले सकते हो। डाउट क्लियरिंग सेशन में आप डाउट क्लियरिंग सेशन में अपने डाउट्स पूछ सकते हो। पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको जो भी बेसिक चीज़ें वो बता सकूं। मैंने वर्ड यूज़ किया CSV फाइल। ठीक है, CSV एक्सटेंशन है, काफ़ी लोगों को पता भी होगा, पर कॉमा CSV की फुल फॉर्म है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, यानी एक ऐसी फाइल जिसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो कॉमा सेपरेटेड है, यानी हर दो वैल्यू के बीच में कॉमा है और कॉमा दिखाता है दो डिफरेंट वैल्यूज हैं। ठीक है, ऐसे ही एक और फाइल होती है, उसको बोलते हैं TSV। टी होता है टैब, टैब सेपरेटेड वैल्यूज, यानी उस फाइल में जो वैल्यूज होंगी उनके बीच में टैब होगा। ठीक है, इनको कभी कभी डिलिमिटर भी बोलते हैं। ठीक है, पर अभी के लिए हम इनको कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज या टैब सेपरेटेड वैल्यूज, ये अलग अलग फाइल्स होती हैं। पर ये सारी फाइल्स ना टेक्स्ट फाइल होती हैं, यानी कि ये फाइल्स को आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में, जैसे कि नोटपैड हो गया आपके विंडोज में, आप खोल सकते हो उसके अंदर। ठीक है, कोई आपको स्पेशल सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, सिंपल टेक्स्ट एडिटर में खोल सकते हो। और टेक्स्ट फाइल होती है, और इनका क्योंकि ये सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है तो ये बहुत लाइट वेट होती है और ये बहुत यूज होती है। तो टैब्लू के अंदर अगर आपको CSV इंपोर्ट करना है तो आपको जाना पड़ेगा टेक्स्ट फाइल में, क्योंकि CSV क्या होती है, टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल यानी बहुत लाइट वेट, टेक्स्ट की तरह इसमें वैल्यूज होती हैं, टेक्सचुअल वैल्यूज लिखी होती हैं इसमें। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड होती है, इसलिए कॉमा सेपरेट वैल्यूज बोलते हैं। ठीक है, तो मैं क्लिक करूंगा टेक्स्ट फाइल में। ठीक है, मैंने ये अपने होम पेज में डाला हुआ है डेस्कटॉप में, आपने देख लीजिए। हाँ, ओके ओके, कॉफ़ी चेन सिंप्लीफाइड डेटा, क्लिक किया, ओपन पे क्लिक किया। ठीक है, डेटा से इंपोर्ट कर दिया। ये एक दूसरा पेन है, पहला पेन था कनेक्ट पेन, ये है कनेक्शंस पेन। कनेक्ट पेन और कनेक्शन पेन का मतलब ये है कि कनेक्ट हो चुका, अब कनेक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो डेटा को कनेक्शंस हैं। कंफ्यूजिंग है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्ट पेन मतलब समझ लिए पहला पेन है कनेक्ट पेन, ये कनेक्शंस पेन है। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कनेक्शंस। ठीक है, कनेक्शन, आप मल्टीपल कनेक्शंस बना सकते हैं, आप मल्टीपल फाइल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। एक ही डैशबोर्ड में आप 3 या 4 तरह का डेटा सेट ले सकते हैं। अभी हम नहीं लेंगे, अभी हम सिर्फ एक ही डेटा सेट साथ काम करेंगे। ठीक है, इस एक्चुअली अभी हम कनेक्शन पेन में ज़्यादा काम नहीं करेंगे, क्योंकि इसके आगे वाले जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें बहुत डिटेल में कनेक्शन पेन में काम करेंगे, पर अभी हम आगे बढ़ेंगे। नीचे आप देखिए, आपका छोटा सा बना है शीट 1, गो टू वर्कशीट। एक सेकंड, इसको मैं छोटा कर देता हूँ और फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक है, तो हम सीधा शीट 1 पे जाएंगे, गो टू वर्कशीट, शीट 1। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने बोला था टैब्लू वर्कबुक, जब आप इसको सेव करोगे तो बनेगी टैब्लू वर्कबुक। ठीक है, तो इनफैक्ट अब मैं फाइल में आकर आपको सेव करके दिखाता हूँ। ठीक है, सेव टू पब्लिक, यहाँ पे अभी अच्छा पब्लिक में एक और इश्यू है कि आप इसको सेव नहीं कर सकते इसके ऊपर। ठीक है, आप पेड में कर सकते हो, पेड वर्जन में सेव कर सकते हो। एक बार टैब्लू डेस्कटॉप खोल लेते हैं। जब आप टैब्लू पब्लिक के अंदर आप फाइल को सेव नहीं कर सकते हो, ये भी एक इशू है। मैं इसमें भी आपको खोल के दिखाता हूँ। सेम फाइल, कॉफ़ी चेन सिंप्लीफाइड डेटा, और सिंपली शीट 1 पे जाएंगे, और जब यहाँ पे आप फाइल सेव करोगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा सेव एज, और सेव एज में आपके पास ऑप्शन आएंगे टैब्लू वर्कबुक या टैब्लू वर्कबुक एक्सटेंडेड। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को सेव नहीं करना है। तो मैंने बोला था टैब्लू वर्कबुक
और टैबलू वर्कबुक एक्सटेंडेड। वहाँ बोला था वर्ड यूज किया था टैबलू वर्कबुक। तो जब कुछ सेव करेंगे तो वर्कबुक बनेगी। और एक बुक के अंदर क्या होते हैं, पेजेस, पर अभी के लिए हम शीट मान लेते हैं, बुक के अंदर शीट्स हैं। तो ठीक है, तो यानी कि आप जो मल्टीपल चार्ट्स बनाएंगे वो हर चार्ट आप एक शीट में बनाएंगे, और टैबलू में शीट को बोलते हैं वर्कशीट। ठीक, तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ छोटे से 3 आइकन देखेंगे। पहला आइकन है वर्कशीट का, जब भी मैं इसे क्लिक करूंगा तो नई वर्कशीट बन जाएगी। मैंने क्लिक किया, शीट 2 बन गई। मैं क्लिक करूंगा, शीट 3 बन जाएगी। ये सब शीट्स हैं, वर्कशीट्स हैं। और टैबलू के अंदर मल्टीपल वर्कशीट्स हो सकती हैं, होंगी ही, क्योंकि आप जब डेटा एनालाइज करोगे तो मल्टीपल चार्ट्स बनाओगे, पर हर चार्ट एक नई शीटें बनाओगे। बिल्कुल याद रखना, वर्कशीट पे एक ही चार्ट बनेगा। ठीक है, कभी भी एक शीट पे एक से ज़्यादा चार्ट या विजुअलाइजेशन विज, एक ही विज बनेगा, एक ही चार्ट बनेगा। ठीक है, वर्कशीट के बाद इस आइकन के बाद अगला आएगा डैशबोर्ड, टैबलू डैशबोर्ड। टैबलू डैशबोर्ड हमने जैसे क्लिक किया, लेफ्ट का पेन थोड़ा सा चेंज हो गया इसका। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जब शीट पे था तो लेफ्ट का पेन देखिए यहाँ अलग था, इसको पेन्स बोलते हैं, टैबलू में इनको पेन्स बोलते हैं। डैशबोर्ड में जैसे इस आइकन पे क्लिक किया, छोटे से आइकन पे क्लिक किया, न्यू डैशबोर्ड पे, तो नया डैशबोर्ड बन जाएगा। ठीक है, डैशबोर्ड के अंदर मल्टीपल शीट्स आ सकती हैं, कितनी भी शीट्स, 10, 15, 20, 30, जितनी शीट्स डालना चाहो आप डाल सकते हो। ठीक है, तो वो हो गया डैशबोर्ड्स, मल्टीपल शीट्स को बना के बनता है डैशबोर्ड्स। फिर तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टोरीज, न्यू स्टोरी। जब मैं स्टोरी पे क्लिक करता हूं, अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट में बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ पे आप शीट्स और डैशबोर्ड्स दोनों डाल सकते हो। तो हिरार्की ऐसी है, पहले वर्कशीट पे एक ही टाइम में एक ही चार्ट बनेगा, फिर डैशबोर्ड जिसके अंदर शीट्स, मल्टीपल शीट्स आ सकती हैं डैशबोर्ड में, फिर आएगा स्टोरीज में डैशबोर्ड्स और शीट्स दोनों एक साथ आ सकती हैं। और स्टोरी बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है टैबलू के अंदर। जनरली आप जब डेटा एनालिसिस करते हैं तो एक स्टोरी टेलिंग करते हैं। आप एक स्टोरी का मतलब है कि आप समझाते हैं कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। कल को शर्लॉक होम्स से पूछा कि भाई तुम्हें कैसे मालूम चला कि यही इसी ने खून किया है, तो वो स्टोरी सुनाता है। उसने कहा पहला एनालिसिस ये था, फिर दूसरा एनालिसिस ये था, तीसरे एनालिसिस में वो डैशबोर्ड दिखाएगा। अब तक उसने वर्कशीट दिखाई, फिर डैशबोर्ड दिखाएगा, देखो 4-5 डाल के समझने के लिए, फिर कुछ और डालेगा। तो एक स्टोरी के अंदर पहले ये बताया, फिर ये बताया, ये सब मल्टीपल चीजें बताई उसने, तो स्टोरी बनाई, वो होता है टैबलू स्टोरी। अभी बिल्कुल अच्छे से समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, हम स्टोरी पे थोड़ा अगले सीरीज में काम करेंगे। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डैशबोर्ड और शीट्स। और ये समझिए कि नीचे आपके जो आइकन्स हैं, इन आइकन से आप कितनी भी शीट्स, कितने भी डैशबोर्ड्स, कितने भी आप स्टोरीज बना सकते हैं। और इन सबको जब आप सेव करेंगे तो बनेगी वर्कबुक। बुक के अंदर सब कुछ है। ठीक है, चार्ट भी है, डैशबोर्ड भी है, स्टोरी भी है। सेव करेंगे वर्कबुक, टैबलू वर्कबुक के अंदर शीट्स, टैबलू वर्कशीट्स, टैबलू डैशबोर्ड, स्टोरीज तीनों सेव हो सकती हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल में जो हमने बनाया इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ। राइट क्लिक करके डैशबोर्ड को किया डिलीट, शीट 3 को हमने डिलीट किया। ठीक है, शीट 2 को भी हम डिलीट किया। इससे पहले हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम करना शुरू करें, क्विकली टैबलू का इंटरफेस पे 2 मिनट स्पेंड कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले इसका ऊपर का टूल बार है, ये इसका स्टार्ट बटन है। जैसे आपका ये इसका स्टार्ट बटन है, जैसे विंडोज का स्टार्ट आइकन होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो स्टार्ट पेज पे पहुंच जाएगा। ये रहा स्टार्ट पेज, यहाँ पे अब ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। अब ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक करेंगे तो हमारे वर्कशीट वाले एरिया में आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, ये स्टार्ट पेज है। कल को कोई पूछेगा कि मुझे वापस जाना है स्टार्ट पेज पे, तो क्लिक ऑन द स्टार्ट आइकन। विंडोज में नीचे होता है, इसमें स्टार्ट आइकन बिल्कुल टॉप लेफ्ट पे होता है। राइट, बाकी आपके यहाँ पे सेव वगैरह कर सकते हैं। ये फिट व्यू है, ये हम देखेंगे कि अगर आपको चार्ट को स्टैंडर्ड व्यू देखना है, पूरे विड्थ में फिट कर देना है, हाइट में फिट कर देना है, एंटायर व्यू में कर देना है, तो इसको यूज़ करेंगे। ये प्रेजेंटेशन मोड है। ठीक है, प्रेजेंटेशन में देखना है। ये एक शो मी टूल बार कहते हैं। शो मी टूल बार बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि अगर आपका चार्ट खुद बनाने का मन नहीं है, शो मी टूल बार पे क्लिक कीजिए, डेटा सेलेक्ट कीजिए, वो चार्ट बना के दे देगा। हम इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? बताया था ना, हम पैदा ही हुए हैं मुश्किल काम करने के लिए, ये तो हमारा काम आसान कर देगा। नहीं, एक्चुअली रीज़न ये है कि इसके साथ हमें जो कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे। ये चार्ट हमने क्यों बनाया, इस चार्ट को बनाने में पीछे क्या जा रहा है, वो समझेंगे। ये नहीं क्विकली कहीं बटन क्लिक किया चार्ट बन गया, वो आसान काम नहीं करने। यहाँ पे हर चार्ट को समझना, चार्ट को मैन्युअली कैसे बनाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है जब आप ऑफिस में काम करें आप ये शो मी टूल बार यूज़ कर लीजिएगा, बहुत आसान है। बटन क्लिक किया, चार्ट बन के आया, डेटा यहाँ वहाँ से डाला, बन गया चार्ट। नहीं, हम समझेंगे चार्ट कैसे बन रहा है,
हम डेटा माइंडसेट को डिस्कस करेंगे, मुश्किल काम करेंगे। बंद करते हैं शो मी टूल बार को। अच्छा, अब लेफ्ट में देखते हैं, 2 टैब दिख रहे हैं, डेटा और एनालिटिक्स, ठीक है। ये 2 टैब्स हैं। एक सेकंड में जरा अपनी रेजोल्यूशन थोड़ा कम करता हूँ स्क्रीन की। अच्छा, ऑलरेडी कम है, ठीक है। तो ये 2 टैब दिख रहे हैं, डेटा और एनालिटिक्स। अगर मैं इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ तो ये जो पेन्स दिख रहे हैं, ये डेटा पेन्स के अंदर पेन्स होते हैं। अब मैं एनालिटिक्स को क्लिक करता हूँ, ये जो पेन्स दिख रहे हैं ये एनालिटिक्स पेन है। एनालिटिक्स पेन बिजनेस इंटेलिजेंस के अराउंड बने हुए हैं, जिसके अंदर आप मशीन लर्निंग या फोरकास्टिंग वगैरह वगैरह कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि ये टैबलू के अंदर डेटा विजुअलाइजेशन के लिए हम यूज़ करेंगे, और टैबलू एक BI टूल भी है। तो इसमें ये जो BI के टूल्स हैं, जो फीचर्स हैं, उसे BI टूल ही बनाता है। जनरली आज की डेट में मार्केट में जितने भी डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, उसमें कुछ ना कुछ BI टूल्स ऑलरेडी आ गए हैं, ठीक है। ट्रेंड्स देखने हैं, फोरकास्टिंग करनी है, वो सब BI टूल्स में अवेलेबल है। अब ये वापस आ जाते हैं डेटा पेन के ऊपर, ठीक है। डेटा पेन के ऊपर ये सारे फील्ड्स हैं, कॉलम्स हैं, जो हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल डेट, मार्केट साइज, प्रोडक्ट। अगर आप वापस जाओ उस एक्सेल फाइल में तो आप देखोगे प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट, मार्केट साइज, मार्केट, ये सारी जो फील्ड्स थी, ये टैबलू ने इजीली, ये बहुत ही क्विकली अच्छे से इंपोर्ट कर लिए। और इनके साथ आप आइकन देखोगे, डेट के साथ कैलेंडर का आइकन है, यानी टैबलू ने पहचान लिया कि ये डेट एक डेट फील्ड है। मार्केट के आगे ABC का आइकन है। ABC का क्या मतलब है, थोड़ा सोचो। टैबलू की खास बात है, ये आपको हल्के हल्के हिंट्स देता है, बहुत ही सटल हिंट्स देता है, और ये हिंट से ना पहचानना बड़ा मुश्किल है। टैबलू का, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि टैबलू का इंटरफेस बहुत इंट्यूटिव है, बहुत यूजर फ्रेंडली है, वो इन हिंट्स की वजह से है। इन हिंट्स को समझना बहुत जरूरी है। तो ABC मैंने पूछा, ABC का क्या मतलब है? ABC का मतलब है इसके अंदर कोई टेक्स्ट वैल्यूज है, स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। देखते हैं भाई मार्केट के अंदर क्या वैल्यूज हैं। मार्केट के अंदर देखेंगे, मार्केट के अंदर वैल्यू है सेंट्रल, ईस्ट, ये सारी जो वैल्यूज हैं, इसके अंदर टेक्स्ट है। सेंट्रल होता है, सेंट्रल 0-1 भी होता, अल्फा न्यूमेरिक होता, अल्फा न्यूमेरिक होता है, इसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक बोल दिया। जहाँ सिर्फ अल्फाबेट्स हैं, ABCD अल्फाबेट्स हैं, वो आपके स्ट्रिंग हो जाएंगे। तो इस जहाँ ABC, जहाँ भी ABC पढ़ो, समझ लो उसके अंदर टेक्सुअल वैल्यू है और सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, ठीक है। अच्छा, हैश, अब आ गया हैश। इंस्टाग्राम का हैश नहीं है ये, टैग नहीं है ये। हैश का मतलब होता है नंबर, यानी जहाँ प्रोडक्ट ID है वहाँ नंबर्स हैं। देख लेते हैं डेटा में जाके, प्रोडक्ट ID के अंदर, ये प्रोडक्ट ID के अंदर 1, 2, 13, 5 देख रहे हैं आप, सारे नंबर्स हैं, यानी टैबलू ने इसको ठीक से पहचान लिया, प्रोडक्ट ID के अंदर नंबर्स हैं, ठीक है। सटल हिंट्स। अब अगला देखिए हिंट, ग्लोब, वर्ल्ड आइकन, यानी कि ये एक जोग्राफिक फील्ड है, ठीक है। जोग्राफिक फील्ड का मतलब है स्टेट है, कंट्री है, सिटी है। जब भी आप इसको क्लिक करोगे तो आपका अपना भी मैप बन जाएगा, अपने आप मैप बन जाएगा। यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दिस। हम बनाएंगे, हम जोग्राफिक फील्ड यूज करेंगे अपने अभी डैशबोर्ड में। ये टैबलू के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर है ये मैप्स वाला, ठीक है। अगेन फिर टाइप, अच्छा ये मेजर नेम, ये एक टैबलू जनरेटेड फील्ड है। फिर टैबलू ने आपकी इतनी सारी फील्ड्स इंपोर्ट की हैं, 2-3 फील्ड तो वो खुद ही बनाएगा, उसमें से एक फील्ड है। अभी के लिए मेजर नेम्स को मैं छोड़ रहा हूँ, पर ये आगे डिटेल में समझेंगे, ठीक है। छोड़ मैं कुछ भी नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ टाल रहा हूँ, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। अच्छा, फिर अब आते हैं बजट प्रॉफिट। देखिए नंबर्स हैं, बजट प्रॉफिट, बजट सेल्स, कॉस्ट, नंबर्स हैं। अगर ये आपको हैश देख के समझ में आना चाहिए, नंबर्स हैं। और आपको ट्रस्ट नहीं होता, जाओ वापस एक्सेल में, ये देखिए बजट सेल्स, सब नंबर्स हैं, ठीक है, सब नंबर्स हैं, राइट। टैबलू ने इनको पहचान लिया है। फिर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये इसने स्टेट से जनरेट किए, टैबलू जनरेटेड फील्ड्स। और फाइनली मेजर वैल्यूज, अगेन मेजर वैल्यूज, मेजर नेम्स, ये हम बाद में एक पूरा 15 मिनट का लेक्चर अलग से करेंगे। पर अभी के लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी डेटा हमने इंपोर्ट किया है, टैबलू ने अच्छे से उसको इंपोर्ट करके यहाँ पे टेबल्स के अंदर डाल दिया। हमारी टेबल्स में ये सारी फील्ड्स हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ओके। अब इस फील्ड के अंदर देखिए बीच में एक लाइन है, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो है डायमेंशंस,
इनफैक्ट ये पेन का यूज करते हैं जरा। अरे हाँ भाई, पेन का आइकन कहाँ है जरा। हाँ बस ठीक है। तो ये सब जो वैल्यूज हैं ब्लू कलर की, ये सब के सब हैं। एक सेकंड, थोड़ा इसको साइड में सरकाता हूँ उसको। ठीक है, ठीक है। ये सब जो फील्ड्स हैं, अरे ये जो ब्लू कलर की हैं, ये सब है डायमेंशंस। ठीक है, और ये जो इसके नीचे है, ये सब जो है ये है मेजर्स। डायमेंशंस, थोड़ा पतला करते हैं इसको। और ये है सारे मेजर्स। अच्छा, डायमेंशंस और मेजर्स, मेजर्स आप समझिए जनरली नंबर्स होते हैं जिनके ऊपर आप डिफरेंट मैथमेटिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आप इनका एवरेज निकाल सकते हैं, इनका सम निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो डायमेंशन होते हैं वो होते हैं कैटेगोरिकल डेटा। मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपकी क्लास है, आप क्लास में कहते हैं कि भाई कि मेरी क्लास में जेंडर क्या है। जेंडर एक डायमेंशन है, यानी कुछ लोग मेल होंगे, कुछ लोग फीमेल होंगे। आप कहेंगे सारे मेल इधर आ जाओ, सारे फीमेल इधर आ जाओ। आपने कैटेगराइज कर दिया अपनी क्लास को। ठीक है, ये मेल है, फीमेल है। फिर आपने दूसरा डायमेंशन देखा कि अब ये देखता हूँ कि कौन कौन से स्टेट से है। कोई कश्मीर से है, कोई यूपी से है, कोई कर्नाटका से है, कोई महाराष्ट्र से है। तो आपने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में उन्हें कैटेगराइज कर दिया। और मतलब मेल के अंदर भी आपने 4 स्टेट्स बना दी। आपने पहली कैटेगराइजेशन किया जेंडर, उसके अंदर कैटेगराइजेशन किया आपका स्टेट। एक्चुअली ये एग्जाम्पल थोड़ा सा अनसेक्युलर हो रहा है कि जेंडर और स्टेट, इसको छोड़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कोई भी बिल्कुल सेक्युलर एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपकी क्रिकेट टीम है, आपको टी शर्ट्स ऑर्डर करनी है, आपको लार्ज साइज, एक्सेल साइज। आपकी टीम में 20 लोग हैं, ठीक है, और आप कहते हो कि मुझे पता लगाना है कि एक्सेल कितनी चाहिए। 20 में से 4 लोग एक्सेल पहनते हैं, 3 लोग डबल एक्सेल पहनते हैं। तो आपने उसे कैटेगराइज कर दिया, कैटेगरी में डाल दिया। तो जब भी आपने डेटा को सेगमेंट करते हो, कैटेगराइज करते हो, तो वो डायमेंशन, मैंने जानबूझ के बोला कैटेगराइजेशन और सेगमेंट, ठीक है, क्योंकि आप कहोगे एक ही वर्ड क्यों नहीं यूज कर रहे। भाई यही डेटा साइंस है, एक ही वर्ड के 100 नाम, और लोग यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। कैटेगराइजेशन, सेगमेंटेशन, ठीक है, बकेटिंग, बकेट में डाल दिया, ये सब सुनोगे आप, मतलब एक ही है इनका। और ये कैटेगराइजेशन, सेगमेंटेशन, बकेटिंग, और भी 3-4 वर्ड्स हैं, अभी दिमाग में नहीं आ रहे हैं, पर ये सब यूज करने को मिलेंगे। सब होते डायमेंशंस हैं, यानी कि आपके डेटा में एक ऐसी डायमेंशन है जिसके थ्रू आप डेटा को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा आता है कि आप ये कहते हैं कि आप क्रिकेट में आप देख रहे हो कि लास्ट 10 मैचेस में सबने कितने कितने रन मारे हैं। आप उन रन को, टोटल रन को ऐड कर सकते हो, ठीक है, उनका एवरेज निकाल सकते हो। तो ये हो गया मेजर। क्या बोला था, मेजर जनरली नंबर्स होते हैं। 99% मेजर्स नंबर्स होते हैं, सिर्फ एक एक्सेप्शन होता है, मैं बताऊंगा। डेट वेट का बहुत बड़ा पंगा है। डेट हमेशा कंफ्यूज करेगा, कोई भी डायमेंशन होगा, कोई मेजर होगा। डेट के अलावा आप समझो कि जनरली मेजर्स 99% मेजर्स नंबर्स होते हैं, जिनको आप मैथमेटिक कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं। एवरेज, मीडियन, ठीक है, मैक्सिमम नंबर्स रन किसने मारे हैं, मिनिमम रन किसने मारे हैं, एवरेज रन, इस बैट्समैन का एवरेज रन कितने हैं, तो वो आप मेजर में क्लियर कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे मेजर है बजट प्रॉफिट। बजट प्रॉफिट का सारा ऐड कर दिया, ठीक है, टोटल बजट कितना है, टोटल सेल्स कितनी हुई, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। फिर कल को आप यही बोल सकते हो कि मुझे बताओ सिर्फ कैलिफोर्निया में मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है। डायमेंशन निकाली, पहले एक बकेट में डाला, फिर आपने कहा अब इसका मुझे बताओ इसका कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, यानी कि जो जो लोग डबल एक्सेल टी शर्ट पहनते हैं, टोटल रन उन्होंने कितने मारे, या वो डबल एक्सेल जो टी शर्ट पहनते हैं वो एवरेज उनका स्कोर कितना रहता है। अब तक टोटल सेंचुरीज कितनी मारी हैं जो ट्रिपल एक्सेल टी शर्ट पहनते हैं। ठीक है, डेटा को हम स्लाइस एंड डाइस कर रहे हैं, अभी बहुत करेंगे, बस थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि यहाँ डायमेंशन एंड मेजर्स का ही खेल है सारा। ठीक है, ओके, तो इसको साफ करते हैं। अरे यार, एक तो ना ये अभी क्लैरिटी नहीं आ रही है इसके ऊपर। हाँ, क्लियर हो, यस, ठीक है, और इसको आप फुल स्क्रीन करते हैं। ठीक है, तो हमारा, अच्छा, तो ये हो गया डेटा पेन। आई होप सबको डेटा पेन क्लियर है। अब डेटा पेन के साथ
अब हम आते हैं शेल्फ पे, पेजेस, फिल्टर्स, मार्क्स, कॉलम्स, रोज, ये 5 शेल्फ हैं। शेल्फ क्या होती है? आपके घरों में शेल्फ होगी ना, शेल्फ पे आप सामान रख देते हैं, शेल्फ पे कभी आपने फूलदान रख दिया, कप रख दी, कुछ भी रख दिया शेल्फ पे सजाने के लिए, फोटो फ्रेम रख दिया, शेल्फ, शेल्फ होती है। टैबलू में भी शेल्फ है, यही शेल्फ है, ये 5 शेल्फ हैं। भी पेन ये रहता है, ठीक है। पेजेस शेल्फ है, फिल्टर्स एक शेल्फ है, मार्क एक शेल्फ है, कॉलम्स एक शेल्फ है, रो से 5 शेल्फ है। शेल्फ में मैंने क्या बताया था, शेल्फ पे आप सामान उठा कर रखते हैं। यहां कौन सा सामान है? सामान है डायमेंशंस और मेजर्स, ये जो फील्ड्स, कॉलम्स, ठीक है, ये सब आपके सामान है। अच्छा एक और फिर से, फील्ड्स और कॉलम्स दोनों एक चीज है। गूगल शीट में जाएंगे, एक्सेल में जाएंगे तो कॉलम्स दिख रहे हैं, यहाँ फील्ड्स बोलेंगे। मैं आपको बताता रहूंगा कि ये बहुत आसान तरीका होता है डेटा साइंस में, जो नए लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। एक ही वर्ड्स के अलग अलग नाम बोलते रहो और सामने वाला को लगा अरे कुछ नई चीज बता दी उन्होंने। नई चीज कुछ नहीं बताई, फील्ड्स को कॉलम बोल दिया, कॉलम को फील्ड्स बोल दिया, और भी ऐसे बहुत नाम आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो फील्ड्स हैं, चाहे डायमेंशन और मेजर्स, आप इनको उठा के यहाँ पे रख सकते हो, शेल्फ में रख सकते हो। अभी नहीं रख के दिखा रहा, रख के दिखाऊंगा जब हम बनाना शुरू करेंगे। अभी सिर्फ नेविगेशन देख रहे हैं, समझ रहे हैं, टैबलू के इंटरफेस को समझ रहे हैं, ठीक है। पेन्स हो गए, पेन्स में आप चीजें उठा के नहीं रख सकते हो, पेन है या ये डेटा पेन है, किस में चीजों में उठा के रखोगे? शेल्फ में। शेल्फ ये 5 है, फिल्टर्स, पेजेस, मार्क्स, कॉलम्स और रोज, शेल्फ हो गया आपके इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा शेल्फ हो गया। अब आता है कैनवस। कैनवस, कैनवस का मतलब बताओ, बताओ कौन कौन अपने बचपन में ड्राइंग वाइंग करता था? कैनवस पे ड्राइंग होती है, इसके कैनवस पे विजुअलाइजेशन की ड्राइंग होगी। तो ये जो शीट 1 लिखा हुआ है ना, ये पूरा प्रॉपर, ये आपका कैनवस है। यहाँ देखिए बार बार आपसे कह रहा है ड्रॉप फील्ड हेयर, यानी कि ये जो कैनवस है, कैनवस कह रहा है कि भाई कुछ फील्ड डालो मेरे ऊपर, ठीक है। कैनवस भी एक तरह का शेल्फ है, पर शेल्फ नहीं बोलते क्योंकि ये कैनवस से कैनवस ही रहने देते हैं। ये शीट 1, इसका नाम है शीट 1, ये यानी इस वर्कशीट का टाइटल है, ड्रॉप फील्ड हेयर, ड्रॉप फील्ड हेयर। आपसे बार बार कह रहा है कि भाई खाली पड़ा कुछ तो रंग डालो, कुछ तो फील्ड यहाँ डालो, बाकी मैं काम देख लूंगा, ठीक है। ये है कैनवस, राइट। हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, पेन्स, ये सारे पेन्स हैं, टूल बार, टूल बार तो आपको पता ही है, आपने सारे सॉफ्टवेयर यूज किए हुए हैं। शेल्फ्स, 5 शेल्फ्स हैं, ठीक है, और उसके बाद कैनवस है। ओके, अब अगला है शोमी। शोमी तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, शोमी तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इस पे सिंगल क्लिक करके चार्ट्स बन जाते हैं, और हम ये यूज नहीं करने वाले, ठीक है। जिससे काम आसान होता है वो हमें करना ही नहीं है, मुश्किल काम करना है। अच्छा उसके बाद है, ठीक है। अब हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो ठीक है एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। कॉफ़ी चेन का डेटा है, पहले सेपल क्लियर करने दो उसके ऊपर, यस हाँ। कॉफ़ी चेन का डेटा है, सेल्स का डेटा है, हमें पता लगाना है किन प्रोडक्ट्स पे किन मार्केटिंग का बजट स्पेंड किया जाए, ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है। अच्छा तो अब हम बनाने जाएंगे पहला विजुअलाइजेशन। पहला विजुअलाइजेशन शुरू, सब शर्लॉक होम्स वाला चश्मा लगा लो, टोपी पहन लो, अब शुरू करने वाले हैं, हमें उस प्रॉब्लम के ऊपर ढूंढना है, ठीक है। तो और हम शुरुआत करेंगे बार चार्ट से, सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट। ये 2 चार्ट सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट है, बार चार्ट और लाइन चार्ट। सबसे शुरुआत करेंगे बार चार्ट से, मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट। बार चार्ट यूज होता है कंपैरिजन में सबसे ज्यादा। जब भी आपको कंपैरिजन करना है तो आप यूज करोगे बार चार्ट। अगर आपको कंपैरिजन करना है कोहली में और सचिन में तो क्या यूज करोगे? बार चार्ट, ठीक है। कंपैरिजन बार चार्ट, जब भी कंपेयर करना है, यानी कि जब भी आपके घर वाले आपका कंपैरिजन शर्मा जी के लड़के के साथ करें तो बोलो बार चार्ट। कहीं क्या बोला? कहते बार चार्ट, आपने किया कंपैरिजन, हमने बोला बार चार्ट, समझ गए? तो शर्मा जी के लड़के का नाम आएगा तो क्या बोला जाएगा? बार चार्ट, ठीक है। तो हम बार चार्ट में लेके आएंगे, तो सबसे पहले हम लेके आएंगे प्रोडक्ट टाइप। प्रोडक्ट टाइप को उठा के हम डालेंगे कॉलम शेल्फ में, ठीक है। शेल्फ में काफ़ी कमेंट्स आए थे भी कुछ डालो शेल्फ में, डाल लें। ये रहा प्रोडक्ट टाइप, ABC यानी कि है टेक्स्ट स्ट्रिंग, उठाया और डाल देंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कॉलम शेल्फ में, ठीक है। डालते ही 4 आपको
यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप का मिला हेडर, ये आपको हेडर बन गया है। हेडर क्या बन गया है आपके कॉफ़ी, एस्प्रेसो, टी और टी। टी यहाँ पे 2 प्रोडक्ट टाइप है। हर्बल टी, नहीं सॉरी, ये हर्बल टी है और टी है, ठीक है। इसको जरा स्टैंडर्ड से आके इसको इंटरव्यू करते हैं। अब आप देखो प्रोडक्ट टाइप में आपको क्या मिला। हाँ, कॉफ़ी एक प्रोडक्ट टाइप है, दूसरा एस्प्रेसो, हर्बल टी और टी, 4 प्रोडक्ट टाइप है। और नीचे लिखा हुआ है ABC ABC ABC। अगेन इसका मतलब अभी कोई इसके अंदर मेजर्स नहीं है। डायमेंशंस को एक बार चार्ट बनाने के लिए चाहिए मेजर हम कौन सा उठा के लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे सेल्स को उठाएंगे और डाल देंगे रोज में, बन गया बार चार्ट, हो गया कंपैरिजन। नहीं इसको सर समझ लो, ठीक है। एक मैं थोड़ा सा इसको पहले से मैं इसको स्टैंडर्ड में डालता हूँ, ठीक है, थोड़ा देखने आसान होगा। तो आपने 4 बार दिख रहे हैं, बार्स दिख रहे हैं, कॉफ़ी, एस्प्रेसो, हर्बल टी और टी। बताओ मुझे सबसे ज़्यादा सेल्स किसकी हुई है? एस्प्रेसो की। कंपैरिजन कर लिया, चारों कंपैरिजन, ठीक है। देखा शर्मा जी के लड़के ने IIT निकाल दी एस्प्रेसो। पर यहाँ स्टोरी ख़त्म नहीं होती है, अभी आगे देखेंगे, देखते हैं। IIT से केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद भी अगर कंप्यूटर्स में जॉब ढूंढ रहा है तो उस केमिकल इंजीनियरिंग का क्या फ़ायदा। तो आप भी इसका ऐसे स्टार्ट कर रहे हो, वो भी इसका ऐसे स्टार्ट कर रहा है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसलिए डिग्री विग्री के पीछे टेंशन मत लेना। अगर ये सारे केमिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, वो सारी इंजीनियरिंग करने के बाद भी इनको अगर कंप्यूटर्स में ही जॉब करनी है, जो आज की हर इंजीनियरिंग कॉलेज में देख लीजिए, सबको IT में या डेटा साइंस में जॉब करनी है, तो उन्हें भी स्क्रैच से स्टार्ट करना है, आपने भी स्क्रैच से स्टार्ट करना है। ये हो सकता है कि वो थोड़े ज़्यादा अच्छे एथलीट हो। जस्ट टू गिव यू एग्जांपल कि उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, पर यहाँ गेम है बैडमिंटन का, तो मे बी उनकी जो स्टेमिना है थोड़ा सा काम आ जाए, बस सीखना पड़ेगा बैडमिंटन स्क्रैच से आपको भी। तो कभी भी ये मत सोचना मैं नॉन IT बैकग्राउंड से हूँ, मेरे पास भारी भरकम डिग्री नहीं है तो मेरे में कुछ कमी है, कॉन्फिडेंस ही कमी है, वो पिक करना। और डेटा एनालिस्ट के लिए समझ लीजिए, या तो आप किंग होते हो या किंग मेकर होते हो, तो कॉन्फिडेंस तो चाहिए भरपूर, ठीक है। तो ये हो गया बार चार्ट। अच्छा ठीक है, ये हमने कर लिया। अब इसके अंदर ये देखेंगे, ये चारों ब्लू दिख रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रही है, तो हम इसके अंदर कलर डालेंगे, रंग भरेंगे इसके अंदर। हम क्या करेंगे, आप प्रोडक्ट टाइप को लेके आएंगे और कलर तो देखने में सिर्फ दिख रहा है, यही कलर है, तो यानी प्रोडक्ट टाइप को प्लेस करेंगे मार्क शेल्फ में कलर कार्ड के ऊपर। मार्क शेल्फ के अंदर ये 5 कार्ड दिख रहे हैं, कलर, साइज, लेबल, डिटेल, टूल टिप। हम पांचों यूज करेंगे, पर अभी के लिए हम प्रोडक्ट टाइप को उठा के प्लेस करेंगे कलर के ऊपर। खिल गया ये तो रंगीन हो गया, ठीक है, बढ़िया, चारों कलर्स आ गए इसके ऊपर। अच्छा, एक यहाँ पे देखिए लेजेंड्स आ गए मेरे, यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ राइट पे देखिए लेजेंड्स, लेजेंड बोलते हैं इसको, लेजेंड। वो वाला लेजेंड नहीं है ये, मतलब जो आप समझ रहे हैं कि बहुत बड़े हो गए, नहीं, लेजेंड का मतलब है ये आपको बता रहा है कि इन कलर का क्या मतलब है, कि जो ब्लू कलर का है वो कॉफी है, ऑरेंज कलर का है तो आपका एस्प्रेसो है, हर्बल टी है तो रेड कलर का, टी है तो ग्रीन कलर का है। ये लेजेंड्स है, इसको लेजेंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कभी मैप में आप सामने कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, टाइटल वाइटल हो सकते हैं, उसके अलावा वो उसको बोलते हैं लेजेंड्स, ओके, ठीक है। लेजेंड्स पढ़ लिया। शेल्फ के ऊपर हमने कॉलम शेल्फ पे प्रोडक्ट टाइप डाला हुआ है, रो शेल्फ पे हमने सम ऑफ सेल्स डाला हुआ है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग, जब हमने प्रोडक्ट टाइप डाला, यानी एक डायमेंशन को उठाकर डाला, तो प्रोडक्ट टाइप लिख के डाल दिया उसने, जो डाला वो मिल गया। पर जैसे ही हमने सेल्स डाला, इसने सेल्स के साथ एक खेला, एक गेम खेला। क्या किया इसने, सेल्स के आगे लगा दिया सम ऑफ सेल्स। सम यानी एडिशन, यानी कि इसने सारी जो सेल्स है उस प्रोडक्ट टाइप की, उस कैटेगरी की, उस डायमेंशन की ऐड कर दी, ठीक है। हो सकता है इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट रोज हो, डिफरेंट डेटा हो, जनवरी का डेटा, फरवरी का डेटा, सारा डेटा उसने सम कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। कल को आप कहेंगे मुझे सम नहीं, मुझे तो एवरेज चाहिए, ये तो सम कर दिया इसने बिना पूछे। हाँ ठीक है, करो राइट क्लिक, जाओ इसके ऊपर, मेजर सम की जगह कर दो एवरेज सिलेक्ट, यहाँ पे आ गया एवरेज।
अरे ये क्या हुआ, शर्मा जी का लड़का नीचे चला गया एस्प्रेसो, हर्बल टी ऊपर, नहीं कॉफी सबसे ऊपर। एवरेज करते हैं, यानी जो एवरेज सेल होती है वो कॉफी की ज्यादा होती है। टोटल सेल्स मान लो एस्प्रेसो की ज्यादा होती हो, पर जो कॉफी की एवरेज सेल्स है, यानी हर जो सेल होती है उस पर पैसा एस्प्रेसो का जाता होता है। अभी के लिए वापस टोटल सेल्स कर लेते हैं, ठीक है, मेजर में जाते हैं, सम कर देते हैं इसको, ठीक है, ये आ गया सेल्स। ओके, तो ये एक सिंपल एनालिसिस हो गया है। इस एनालिसिस में हमने ये कर लिया है कि आपका एस्प्रेसो का टोटल सेल्स ज़्यादा है, ठीक है, कॉफ़ी की सेल्स सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे हर्बल टी, और टी की तो कोई पूछ ही नहीं है। डेटा फर्जी है बस, डेटा ये ना मेकअप डेटा है, एक्चुअली ऐसा थोड़ी होगा यार। ऑब्वियस टी ज़्यादा बिकेगी, पर ठीक है, इस डेटा की बात मान लेते हैं, टी सबसे कम बिकती है। पर अभी हम यहाँ रुकेंगे ही नहीं, ये तो प्रोडक्ट टाइप है, हमें तो प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है, और मैंने आपको बोला था हर प्रोडक्ट टाइप के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो इसको ड्रिल डाउन करेंगे, ठीक है। ये तो आप समझिए कि इंडिया ने इतना स्कोर किया, पाकिस्तान ने इतना स्कोर, इतनी सेंचुरीज मारी, हर्बल टी ने इतनी, या ऑस्ट्रेलिया ने इतनी सेंचुरीज मारी। अब हमें देखना है उस सेंचुरीज में सचिन ने कितनी मारी, रिकी पॉन्टिंग ने कितनी मारी, हमें ड्रिल डाउन करना है, ठीक है। हमने उस कैटेगरी को सब कैटेगरी में ब्रेक करना है, तो वहां पे काम आएगा प्रोडक्ट टाइप के अंदर है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को उठाएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करके कॉलम शेल्फ में डाल देंगे, बढ़िया। और इस प्रोडक्ट टाइप को अभी क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं क्लोज, हाइड कार्ड, थोड़ा स्पेस बन के आए, देखने में आसानी हो, मैं उस साइड जाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए, कॉफ़ी के अंदर कोई कोलंबियन कॉफ़ी है वो सबसे ज़्यादा सेल करती है, ठीक है। एस्प्रेसो के अंदर तीनों चार है, कैफे लाते, कैफे मोका, डीकैफ, रेगुलर, चारों लगभग सेल्स कर रही है, पर कॉफ़ी में कोलंबियन अकेले सबसे ज़्यादा सेल्स कर रही है। तो जो क्वेश्चन था कि आप सबसे ज़्यादा ऐड कहाँ स्पेंड करेंगे, आप क्विकली कोलंबियन कॉफ़ी में ऐड चलाते हैं, बाकी सबको छोड़ो, इसी में ऐड चलाते हैं, इसका सेल्स बढ़ाते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा था, शर्लॉक होम्स को जो पहला क्लू मिलता है कि भाई यही इसने मर्डर किया, तो बिल्कुल नहीं होता वो, ये पहला एनालिसिस है, इसका मतलब हो सकता है ये राइट एनालिसिस हो सकता है उसी ने मर्डर किया, पर हो सकता है नहीं भी किया उसने। तो सिर्फ पहले एनालिसिस के ऊपर नहीं रुकना, पहला एनालिसिस, पहला आपको एक डायरेक्शन दी गई, ठीक है डायरेक्शन जा रही है, इसको थोड़ा और एनालिसिस करेंगे। डेटा माइंडसेट, अगेन बोलूंगा, अगेन आपको बोल करूंगा, डेटा माइंडसेट, डेटा माइंडसेट वही है, आपको एक क्लू मिल गया, आपको एक डायरेक्शन मिल गई, अभी आगे बिल्ड करना है। पर ये एक अच्छा चार्ट है, इस चार्ट का नाम रख देते हैं, शीट 1 का नाम रख देते हैं कॉफी सेल्स, डबल क्लिक किया, कॉफी सेल्स, यानी कि हमारा पहला विजुअलाइजेशन तैयार हो गया। हमने एक बार चार्ट बनाया, और बार चार्ट से हमने देख लिया कि जो कॉफ़ी की सेल्स हैं सबसे ज़्यादा कोलंबियन कॉफ़ी की सेल्स हैं, उसके बाद कैफ़े मोका, डीकैफ, इवन हर्बल टी में जो लेमन हर्बल टी है इसकी भी सेल अच्छी है। टी की तो बहुत हालत ख़राब है, टी की तो पता नहीं, ये अंग्रेज टी पीते ही नहीं है, चाय पीते ही नहीं, पता ही नहीं इनको एक चाय में क्या मज़ा है, ठीक है, छोड़ते हैं इनको, आगे बढ़ते हैं। कॉफ़ी सेल्स हो गया, अब बनाएंगे दूसरी वर्कशीट। पहली वर्कशीट बन चुकी, पहली विजुअलाइजेशन बन चुकी है, अब दूसरी वर्कशीट पे जाएंगे, जिसको बोलेंगे सीजनल फ्लक्चुएशन। सीजनल फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएट, जैसे कि आपका करंट फ्लक्चुएट करता है, तो सीजनल आपकी सेल्स भी फ्लक्चुएट करेगी। सर्दियों में आपके गीजर ज़्यादा बिकेंगे, गर्मियों में कम बिकेंगे, गर्मियों में एसी ज़्यादा बिकेंगे, सर्दियों में एसी कम बिकेंगे, फ्लक्चुएट, सेल्स की फ्लक्चुएशन हो रही है। तो हम थोड़ा सीजनल फ्लक्चुएशन समझेंगे, ठीक है। पहले ये जरा इसको क्लीन किया जाए, क्लियर और हाँ परेशान कर रहा था वो हाँ डब्बा, ठीक है। सीजनल फ्लक्चुएशन, तो हम ये समझेंगे कौन से महीने में कौन से प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा हो रही है, ठीक है। विच प्रोडक्ट सेल बेस्ट इन विच मंथ्स। जहां मैंने मंथ्स की बात की वहां पे मैंने डेट की बात की, तो हमें कौन सी फील्ड में यूज करनी पड़ेगी, डेट की फील्ड, ठीक है। तो हम डेट को लेके आएंगे शेल्फ में, कॉलम शेल्फ, रो शेल्फ में कहीं भी ला सकते हैं। इनफैक्ट ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता था, पर कोई पूछ नहीं रहा यार, क्वेश्चंस तो पूछो कि हम इसे कॉलम शेल्फ में क्यों डाल रहे हैं, हम रो शेल्फ में क्यों नहीं डाल रहे हैं। एक्चुअली अभी मैं जवाब इसका नहीं दूंगा, इसका जवाब मैं दूंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में, क्योंकि हमें क्विकली डैशबोर्ड बनाना है। पर यार क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे तुम क्वेश्चन पूछते भी तो मैं मना कर देता, एटलीस्ट पर क्वेश्चंस तो पूछो प्लीज, ठीक है। देखो यार
डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तुम इस क्लास में हो ना, दबा के क्वेश्चन पूछो। मैं क्या कहूंगा, मैं मना कर दूंगा कि अभी क्वेश्चन बाद में बताऊंगा, या कह दूंगा बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, पर ये मैं कभी नहीं बोलूंगा क्या बेकार क्वेश्चन है। ये एक ना प्रॉब्लम बहुत है, ये नॉर्थ इंडियन बच्चों में ज्यादा प्रॉब्लम है, देखा है। वी आर वेरी शाय, हम लोग बातें बड़ी बड़ी करेंगे, पर नॉर्थ इंडिया में ना थोड़ा शायनेस बहुत है। क्वेश्चंस पूछो प्लीज, ठीक है, डरना नहीं है। अगर वैसे पूछते भी तो मैं बताता नहीं, क्योंकि मैं कहता हूँ डैशबोर्ड बना रहे हैं, बीच में अभी नहीं जवाब देंगे, पर पूछो तो सही, क्योंकि मैं क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा, सब क्वेश्चन में सेव पढ़ रहा हूं मैं उसके ऊपर, राइट। ठीक है, तो हम डेट को उठाकर डालेंगे कॉलम शेल्फ में। 2 हेडर्स बन गए। जब भी आप किसी डायमेंशन को उठा के कॉलम शेल्फ में डालोगे या रो शेल्फ में डालोगे तो आपके हेडर्स बन जाएंगे। इनफैक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको मैं रो शेल्फ में डालूंगा तो भी यहाँ भी हेडर है, यहाँ 210 और 211 है, ठीक है। पर मैं इसे कॉलम शेल्फ में डालूंगा क्योंकि मुझे ना लाइन चार्ट बनाना है, मैं उसकी वजह बताऊंगा। अच्छा, कॉलम शेल्फ में डालते ही 2 हेडर्स 2010 2011 ये हेडर्स हैं। हेडर्स क्या होते हैं फटाफट बताओ, हेडर्स क्या होते हैं बताओ कमेंट्स में। ठीक है यार, मैं ही बता देता हूँ। हेडर्स ये होते हैं, यानी इस डेटा के हेडर्स। आप देखो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट टाइप, ये सब हेडर्स हैं। हेडर रो मैंने बोला था ना बीच में, हेडर रो। तो जब भी आप किसी डायमेंशन को ड्रैग करके लेके आते हो कॉलम या रो शेल्फ में, तो वो हेडर्स बनाएगा, ठीक है। अगर चाहे मैं कॉलम शेल्फ में डाला तो इसने हेडर्स बना दिए, इसने एक्स एक्सिस पे हेडर्स बना दिए, 2010 2011 एक्स एक्सिस पे 2 हेडर्स। अगर मैं यही इसको रो शेल्फ में डालता तो ये वाई एक्सिस पे 2010 2011 वाई पे इसने हेडर्स बनाए, यानी एक के नीचे एक बनाए वाई एक्सिस पे, ठीक है। एबीसी क्यों लिख रहा है, क्योंकि कोई मेजर नहीं है, जब तक इसे मेजर नहीं दोगे ये ऐसे ही बोलता रहेगा। अच्छा, मैं पहले कुछ करने से पहले एक बार आपको एक हिंट देना चाहता हूँ, क्योंकि शर्लक होम्स मूवी में भी जो मर्डर करता है ना, वो बीच बीच में हिंट देता रहता है ओवर कॉन्फिडेंस में आके कि कैसे ढूंढेगा। तो हिंट ये है कि यहाँ 2 साल है, 2010 2011, यानी कि जो ये डेटा है ये 2 साल का है, ठीक है। अब मुझे चाहिए सीजनल फ्लक्चुएशन। सीजनल फ्लक्चुएशन का मतलब सिंपली है कि हमें मंथ्स में कन्वर्ट करना है डेटा। ईयर्स में है, इसे मंथ्स में कन्वर्ट करना है, राइट। जैसे ही माउस यहां रखोगे छोटा सा आइकन दिखेगा, या राइट क्लिक कर दो, ठीक है। अभी के लिए आइकन पे क्लिक करते हैं। हमने ईयर्स को कन्वर्ट कर देंगे मंथ में, ठीक है। तो यही डेटा, ये देखिए ऊपर जहां पे ये जो ब्लू पिल है, इस वर्ड को अभी के लिए याद रख लो, क्वेश्चन मत पूछना कि ब्लू पिल नया वर्ड बोल रहा हूं मैंने। जब भी मैं कोई नया टर्म बताऊंगा तो बोल दूंगा नया टर्म है ब्लू पिल। और ग्रीन पिल, ग्रीन पिल अभी नहीं दिख रही पर आएगी, ब्लू पिल आ चुकी है, ठीक है। ये बिल्कुल वही है मैट्रिक्स वाली, जब नियो को मिलती है रेड पिल वर्सेस ब्लू पिल, इसमें ग्रीन पिल वर्सेस ब्लू पिल है। तो आपसे भी हमेशा यही क्वेश्चन आएगा, ग्रीन पिल या ब्लू पिल, स्पेसिफिकली जब डेट आएगा, ठीक है। तो हमने जी मंथ में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपका मंथ में आ गया, हेडर्स मंथ में आ गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अगेन हम सेल्स को लेके आएंगे, सेल्स को लाकर डालेंगे रोज पे, ठीक है। ये लाइन चार्ट बन गया, सिंपल लाइन चार्ट बन गया इसमें। अब मुझे बताओ इसमें एक हिडन कुछ मैंने किया है जिसमें अंदर कोई इंटरेस्टिंग बात छुपी है। देखते हैं कौन कौन पकड़ पाता है। क्लूज, भाई डेटा एनालिस्ट, क्लूज को पकड़ में आना चाहिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फ्लक्चुएशन दिख रहा है, डेटा फ्लक्चुएशन दिख रही है। अच्छा चलो, नहीं बता पा रहे फिर से मंथ को मैं वापस चेंज करता हूं ईयर में, ठीक है। 2010 2011 ईयर को कन्वर्ट करता हूं मैं मंथ में। अरे अब तो बताओ, सब कुछ तो खोल बता दिया यार। 2 साल का डेटा होना चाहिए था, तो कोई महीना तो रिपीट होना चाहिए था। जनवरी 2 हो सकते थे, फरवरी 2 हो सकते थे, यहाँ पे हमने पूरा देख लिया। आप देखो जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जनवरी भी एक, फरवरी भी एक, मार्च, दिसंबर, सब कुछ एक एक। 2 साल का डेटा 1 साल में कैसे कन्वर्ट हो गया? ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कोई महीना तो रिपीट होना चाहिए था। जब 2 साल का डेटा है, ये डेटा तो 2 साल का है हमारे पास, यहां पे कन्वर्ट हो गया आपका मंथ का डेटा। बेसिकली इसने क्या किया है, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट।
मैं इसको बहुत डिटेल में समझेंगे, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। इसमें डिस्क्रीट का मतलब है इसने जो मल्टीपल जनवरी या मल्टीपल फरवरी को ना, कि जो पिछले जनवरी में जितनी सेल हुई और इस जनवरी में जितनी सेल हुई, उन दोनों सेल को उसने कर दिया ऐड और सिंगल जनवरी में डाल दिया, सिंगल फरवरी में डाल दिया। यानी कि जिस महीने में जितनी सेल हुई वो इस महीने में इसने डाल दिया। ये दोनों महीने का डेटा कंबाइन कर दिया। तो अब इसे हमने सीजनल फ्लक्चुएशन बोल दिया। ये समझ में आ रहा है कि दोनों महीने में, मतलब हम एक पैटर्न देख पा रहे हैं भाई, मार्च में तो हमेशा जो सेल है थोड़ी कम होती है, जो सबसे ज्यादा सेल बढ़ रही है यहाँ कहीं जुलाई और अगस्त। इवन जुलाई में है 71,000, ये टूल टिप, इसे बोलते हैं टूल टिप। जुलाई के अंदर है 71,991, इस टूल टिप में बता रहा है। और ये टूल टिप यहाँ पे माउस रखते हैं, टूल टिप आती है मंथ ऑफ डेट अगस्त, सेल्स में 736, कितनी उसमें भूल गया मैं। इनफैक्ट जुलाई की सेल अगस्त से भी ज्यादा है। इसको बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है टूल टिप, इस टूल की टिप है ये, पता नहीं टूल टिप क्या नाम है, बट ठीक है। ये HTML से नाम लिया था, HTML यूज होते थे टूल टिप्स, हम बनाते थे HTML में, पर यहाँ पे टूल टिप, यहाँ कोई टूल नहीं है, चार्ट है, चार्ट पे माउस रखोगे तो एक टिप नजर आएगी। उसको चार्ट टिप क्यों बोलते हैं ये क्वेश्चन मेरे को नहीं पता, उसको भी टूल टिप बोलते हैं। चार्ट टिप बोलना चाहिए था, हाँ हाँ बिल्कुल, आई एग्री इसे चार्ट टिप बोलना चाहिए था, इसे पर हम बोलेंगे टूल टिप। ठीक है, हम क्या यार, टैबलू ने बोला है, टैबलू ने कहा है, मैं दो लोगों ने पूछ लिया कि भाई चार्ट, नहीं मैं मना नहीं कर रहा यार, पर टैबलू ने बोला है, उनसे पूछो, उनको लिखो ईमेल, चार्ट टिप बोलो उसके ऊपर। ठीक है, टूल टिप जुलाई और अगस्त। तो इसने क्या किया, पिछले अगस्त का यानी 2011 का अगस्त का डेटा और 2012 का, ये 2 ही साल का था ना, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, इन्हीं साल का 2010 और 2011, इन दोनों साल का डेटा इसने ऐड कर दिया। तो सीजनल फ्लक्चुएशन दिखनी शुरू हो गई। बिल्कुल ठीक है, एक चार्ट और बन गया आप इसके ऊपर सीजनल फ्लक्चुएशन का। पहले चार्ट में हमने ये देखा कि कौन सा प्रोडक्ट से सबसे ज्यादा सेल आ रही है। दूसरे चार्ट में हमने देखा भाई सीजनली कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है डेटा। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 60 से 70 के बीच में लाई करता है, सिर्फ 2-3 महीनों में 70 के ऊपर चला जाता है डेटा। ठीक है, 70,000 60,000, इसको बोलते हैं एक्सेस, 0 से लेकर 70, ये आपकी हेडर्स है जनवरी फरवरी। ठीक है, हेडर्स और एक्सेस को दिमाग में रख लो, बाद में समझेंगे। तो सिंपली समझ में आ रहा है, चार्ट देख के समझ में आ रहा है कि आपका 2 महीने डेटा 70,000 के ऊपर गया है, एक फ्लक्चुएशन दिख रही है। और नवंबर में डेटा फिर कम जाता है, बट दिसंबर में आता था डेटा 68,000 आ जाता है। देखो सच बात यह है कि कंपेयर करें हम डिफरेंट मंथ्स को, ऑनेस्टली होना चाहिए था इसमें बार चार्ट। मैं इसका यहाँ ऑटोमेटिक में जाके इसको बार चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो बार चार्ट ज़्यादा अच्छा दिखा रहा है, क्लियरली ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंट कर पा रहा है डेटा के ऊपर। पर चूंकि आई ऑल्सो वांटेड टू शो यू लाइन चार्ट, लाइन चार्ट क्या होता है, तो हम ये लाइन चार्ट बना देते हैं। इवन हम ऑटोमेटिक करेंगे, ऑटोमेटिक में ये टैबलू खुद ही ढूंढ के निकालता है बेस्ट चार्ट कौन सा है। अभी के लिए अच्छा काम नहीं कर रहा है, बेस्ट चार्ट तो लाइन चार्ट ही है, जहाँ कंपेयर कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे ब्लू पिल आ जाती है, वहाँ पे नीचे ग्रीन पिल हमेशा मेजर में आती है। ठीक है, वहाँ पे जनरली आपका बार चार्ट होना चाहिए, बट ठीक है, थोड़ी बहुत गलतियाँ माफ़ कर सकते हैं, है ना। वैसे भी बड़े बड़े देशों में अक्सर छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, शाहरुख खान साहब ने बोला है, उसी के लिए हम इसको गलती को थोड़ा सा नज़रअंदाज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो 2 चार्ट बन चुके, कॉफी सेल्स सीजनल फ्लक्चुएशन के। अगला हम अब करेंगे सेल्स बाय स्टेट, नई वर्कशीट पे क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करके सेल्स बाय स्टेट। ठीक है, सेल्स बाय स्टेट, जहां मैंने स्टेट बोला ज्योग्राफिक फील्ड है, स्टेट पे मैं जाकर डबल क्लिक करूंगा, सिंपली कट। अरे ठीक है, ये हमारा स्टेट का चार्ट बन के आ गया इसके ऊपर। क्या कह रहा है 20 अननोन। ठीक है, अब हम ये हमारे पास ज्योग्राफिक फील्ड है इसके ऊपर। अब हम इसके अंदर ये देखेंगे कि यहाँ पे डेटा कहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, राइट। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें सेल्स पे क्लिक करना है, सेल्स ही हमें। ठीक है, सेल्स को उठा के हम कर देंगे कलर पे। एक्चुअली एक सेकंड देख लेते हैं इसमें क्या एरर आया है इसके अंदर। इसने जो स्टेट है ये सिंगल डेटा लेके चल रहा है, वो भी कैलिफोर्निया का, तो ये ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है। ये ज्योग्राफिक स्टेट को राइट क्लिक करते हैं,
अच्छा ठीक है, सॉरी 2 मिनट टाइम लगा। इसने क्या किया, क्योंकि हम इंडिया में हैं और ये डेटा यूएस का है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है, ठीक है। तो इसको बताना पड़ेगा भाई ये इंडिया का नहीं यूएस का डेटा है। तो उसके लिए एक सिंपल सा मैं बताता हूँ। यहाँ पे पहले क्लियर चार्ट है, एक छोटा टूल और में आइकन है क्लियर चार्ट, क्लियर शीट, सॉरी क्लियर शीट। इसे क्लिक करते हैं सब कुछ क्लियर हो जाता है, एकदम क्लियर हो गया। अब हम स्टेट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और जाके यहाँ पे 20 अननोन्स लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि अभी टैबलू थोड़ा कंफ्यूज है, ठीक है। वैसे टैबलू इतनी गलतियाँ नहीं करता, आज कर रहा है, आप लोगों को देख के ये भी घबरा गया है। इसको बताओ भी डेटा एनालिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस। तो हम करेंगे 20 अननोन पे डबल क्लिक और एडिट लोकेशन पे क्लिक करेंगे। हेल्प मांग रहा है हमसे, हेल्प कर देते हैं। इससे कहते हैं भैया इंडिया नहीं है ये, ठीक है, ये है यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ओके कर देते हैं इसके ऊपर सम भाई, ठीक है। ये इसलिए परेशान हो रहा था, इसको लगा था इंडिया, इंडिया नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स, हमने बता दिया, इसको समझ में आ गया इसके ऊपर, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेल्स लेके आएंगे, सेल्स को लेकर डाल देंगे हम कलर के ऊपर। इसे बोलते हैं फील्ड मैप, कलर से फील्ड, मैप को कलर से फील्ड कर दिया, फील्ड मैप, राइट। और अब यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड पे देखिए, राइट साइड का लेजेंड देखिए, लेजेंड सेल्स, ठीक है। लाइट कलर है वहाँ डार्क कलर है, जहाँ पे लाइट कलर है इसका मतलब वहाँ सेल्स कम हुई है, जहाँ डार्क कलर है वहाँ सेल्स ज़्यादा हुई है। मेरे हिसाब से थोड़ा ऑब्वियस है, तो इसको हम थोड़ा सा हाइड कर देते हैं उसके ऊपर, जगह हाइड कार्ड, ठीक है। पर अभी क्लियरली समझ में नहीं आ रहा कि टेक्सास में कितनी सेल्स हैं, ओरिगॉन में कितनी सेल्स है, कैलिफोर्निया में, तो लिख देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम मार्क शेल्फ को यूज करेंगे, मार्क शेल्फ, मार्क्स। टैबलू में एवरीथिंग इज अ मार्क, सारा जो चार्ट में जो भी आप पॉइंट्स देख रहे हैं उनको मार्क बोलते हैं। मार्क पे हम बहुत डिस्कशन करेंगे, बहुत अच्छे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम, चूंकि हमें पता करना है कि सेल्स कितनी हो रही है, हम सेल्स को उठा के लेबल पे डाल देंगे, लेबल पे डालते इसने क्या किया, यहाँ दिखाना शुरू कर दिया, भाई कैलिफोर्निया में 96,892 सेल्स हुई है, ठीक है। ओरिगॉन में 40,000 की सेल हुई है, और बाकी इन स्टेट में कोई सेल ही नहीं हुई है इसके ऊपर। भाई कॉफी चेन अभी बूटस्ट्रैप कंपनी है, पैसा कम नहीं रेस किया, तो कुछ स्टेट्स में है, सब स्टेट्स में नहीं है। इन स्टेट्स में सबसे ज्यादा सेल करती है वो कैलिफोर्निया में, उसके बाद इलिनॉइस में। ज्योग्राफी बहुत स्ट्रॉन्ग थी मेरी बचपन से, देख के बता देता हूँ मैं कौन सी स्टेट है। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होगे कि ये कैलिफोर्निया कैसे पता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपने उठा के स्टेट को उठा के लेबल में डाल देना है, 2 बार डाल देना है, आ गया कैलिफोर्निया का 96,000। तो लेबल में जो जो डालना है डालते चले जाओ, वो बताता चला जाएगा, ठीक है। सब क्लियर है। तो यानी हमने 3 बहुत ही अच्छे चार्ट बना दिए, कॉफी सेल्स, सीजनल फ्लक्चुएशंस और सेल्स बाय स्टेट। 3 चार्ट बन चुके हैं। अब बनाएंगे डैशबोर्ड, अब शुरू करेंगे एनालिसिस। अभी तक कुछ हवा ही नहीं है कि किलर कौन है, कुछ नहीं पता, चार्ट पे चार्ट बना रहे हैं, ठीक है। पर थोड़ा थोड़ा हिंट्स मिल रहे हैं, जैसे एक हिंट मिल रहा है कि स्टेट समझ में आ गया भाई, ये कैलिफोर्निया में ठीक ठाक लग रहा है, जुलाई अगस्त में सेल ज़्यादा हो जाती है, कॉफ़ी सेल्स में कोलंबियन कॉफ़ी, कुछ कुछ मालूम चल रहा है, पर समझ में इंटरवल तक हो चुका है, इंटरवल हो चुका है, अभी तक क्लूज इकट्ठे हो रहे हैं, विच इज़ परफेक्टली फाइन। अब बनाएंगे डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड के लिए हमें नीचे आइकन में जाना पड़ेगा, विल क्लिक ऑन अ डैशबोर्ड, डैशबोर्ड 1, ठीक है। ये हमारा फाइनल डैशबोर्ड है। अच्छा, डैशबोर्ड के क्विकली इसके एक बार इंटरफेस को देख लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड बार में आप देखिए इसके 2 टैब्स हैं, डैशबोर्ड और लेआउट। लेआउट में आप डिफरेंट लेआउट को चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए सिलेबस से बाहर है, तो वापस डैशबोर्ड में आते हैं। ये डैशबोर्ड पेन आ गया है, डिवाइस प्रीव्यू, आपको डिवाइस में प्रीव्यू करना है, साइज कौन सा साइज लेना है इसके ऊपर। ये शीट्स हैं, यानी हमने 3 शीट्स बनाई है, देखिए तीनों शीट्स के नाम है कॉफी सेल्स, सीजनल, सेल्स बाय स्टेट, सारी शीट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स अभी के लिए सिलेबस से बाहर है, कुछ ही वीडियोस के बाद सिलेबस में वापस आ जाएगा, ठीक है। तो डैशबोर्ड का जो लेफ्ट पेन है वो वर्कशीट के लेफ्ट पेन से डिफरेंट है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेल्स बाय स्टेट कोड लेके आएंगे, और ये खुद ही कह रहा है ड्रॉप शीट्स हियर, तो शीट को उठा के क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, ठीक है। सेल्स बाय स्टेट को उठाएंगे, यहाँ ड्रॉप कर देंगे, चला गया सेल्स बाय स्टेट, ठीक है। अब वो उठा के लाएंगे कॉफी सेल्स को, कॉफी सेल्स को उठा के नीचे की तरफ ड्रॉप कर देंगे, ये
आप ऊपर ले जाओगे, लेफ्ट में राइट में, हम नीचे ले जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सो सीजनली में तीसरी वर्कशीट, उसके बाद उठा के हम यहाँ राइट में डाल देंगे, ठीक है। ठीक ठाक सा डैशबोर्ड लग रहा है। 3 सेल्स बाय स्टेट, कॉफी सेल्स, सीजनल फ्लक्चुएशन। अब आप कहोगे किलर किलर कौन है, आगे कैसे कहानी बढ़ेगी? बिल्कुल, उसके लिए टैबलू देता है आपका इंटरेक्शन। हमें इस डैशबोर्ड को इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाना है, मुझे राइट साइड में स्पेस है, वहां जाता हूँ। हमें इसे इंटरेक्टिव बनाना है, ठीक है। और इंटरेक्टिव बनाने का मतलब है सिंगल क्लिक। मैं दिखाता हूँ, मैं स्टेट पे माउस लेके जाऊंगा, ठीक है, इसे क्लिक करूंगा, ये एक छोटा सा टूल बार बन के आ जाएगा। कब आएगा? जब मैं इसे क्लिक करूंगा, बाहर क्लिक करता हूँ, गायब। शीट पे जाके क्लिक करता हूँ, आ जाएगा। ये दिख रहा है यूज एज अ फिल्टर, यानी कि इस शीट को आप फिल्टर का यूज कर सकते हो। फिल्टर कॉफी वाला फिल्टर नहीं। फिल्टर का मतलब ये होता है कि इस स्टेट में अगर आप किसी को सिलेक्ट करोगे, वो बाकी डेटा को फिल्टर आउट कर देगा। यानी कि आपने कहा मैं सिर्फ कैलिफोर्निया का डेटा देखना है, तो बाकी स्टेट्स को फिल्टर आउट कर देगा, बाकी दोनों शीट में से। तो यूज ऐसा फिल्टर, ठीक है। अच्छा, और ठीक है, बस सेम केस हम ये कॉफी सेल्स की भी शीट को यूज एज अ फिल्टर पे क्लिक कर देंगे। कैसे करते हैं? इसको क्लिक करेंगे, यूज एज अ फिल्टर कर देंगे। अब मैं देखने आता हूँ कैलिफोर्निया के अंदर मुझे ऐड चलाने हैं। किस चीज का ऐड चलाऊं? मैं यहाँ क्लिक करूंगा कैलिफोर्निया पे। एकदम देखिए कैलिफोर्निया के अंदर ये देखिए कि आपके नवंबर में सबसे कम सेल्स हैं और सबसे ज्यादा सेल्स हैं अगस्त में। क्लियर कट है। और किसकी सेल है? कोलंबियन की, राइट, ठीक है। आप देखते हैं आपका इलिनॉइस में, इलिनॉइस पे क्लिक करता हूं, यहां पे एक्सप्रेसो, ठीक है, एक्सप्रेसो की सबसे ज्यादा सेल है अगेन जुलाई में, ठीक है। इंटरेस्टिंग हो रहा है, एनालाइज कर पा रहे हो आप? इसे क्लिक करते हैं, जहां देखते हैं कि जैसे कि मुझे भाई ये लेमन हर्बल टी को के बारे में समझना है, मैं लेमन हर्बल टी में क्लिक करूंगा, यहाँ देखूंगा इसकी अगेन इसकी सेल सबसे ज़्यादा कैलिफोर्निया में है, फिर नेवाडा में है और न्यू हैम्पशायर में। और इसकी सेल देखिए दिसंबर में और जुलाई में अच्छी होती है। डिफरेंट एनालिसिस करना आसान है। मैं इसे राइट क्लिक बाहर क्लिक करूंगा या वहां से क्लिक करूंगा तो आप कोई फिल्टर नहीं हो रहा, सब कुछ सामने आ रहा है। सेम है, अगर ओरिगॉन क्लिक करूंगा, देखो ओरिगॉन में सबसे ज़्यादा सेल होती है नवंबर में, इनफैक्ट जनवरी में, ठीक है। यहाँ पे बार चार्ट होता है, देखो पढ़ना कितना आसान हो जाता है। ये बार चार्ट यहाँ का बेस्ट चार्ट था, पर लाइन चार्ट से यूज किया कि 3 चार्ट देख सकते हैं। तो ये दिस इज लाइक अ सिंपल डैशबोर्ड, पर आप एक देख पा रहे हो कि इस डैशबोर्ड की हेल्प से, इनफैक्ट डैशबोर्ड को हम प्रेजेंटेशन मोड में क्लिक करते हैं, ये प्रेजेंटेशन मोड में, बाकी लेफ्ट राइट कुछ डिस्टर्बेंस नहीं आ रही है। अब आप अपने आप विजुलाइज करो, आप एक ऑफिस में बैठे हो, आपका बॉस बोल रहा है कि यार कहाँ पे करना, सर प्रेजेंटेशन मोड, प्रेजेंटेशन ज़ेन, दीज आर द स्टेट्स, ऐसे बोलना है आपको, दीज आर द स्टेट्स एज वी कैन सी, कैलिफोर्निया हैज द हाईएस्ट सेल्स। नाउ द क्वेश्चन हियर इज which months we can clearly see in the month of July and August? बॉस कहेगा बार चार्ट बनाना, तो लाइन चार्ट। नो, वी आर लर्निंग, वी आर गोइंग टू यूज लाइन चार्ट। एंड बॉस कोलंबियन कॉफी, राइट, we'll only focus on Colombian coffee. Okay, now you will say नेवेडा। नेवेडा के अंदर एक बहुत ही फेमस शहर है, उस शहर का नाम है लास वेगास, ठीक है। नेवेडा में दार्जिलिंग टी, ये क्या हो गया? लास वेगास में सबसे ज्यादा दार्जिलिंग टी पी रहे हैं लोग। वाह, क्या डेटा निकल के आ रहा है, एनालिसिस क्या बढ़िया डेटा निकल के आ रहा है। लास वेगास में यार हर्बल टी पी रहे लोग, दार्जिलिंग टी बहुत अच्छा लगा, वो भी जुलाई अगस्त दिसंबर। सो यू आर लाइक आंसरिंग क्वेश्चंस, jokes apart, but this is like you answer questions using a dashboard, and this is a very small subset कि आपको इंडस्ट्री में कैसे काम करने मिलेगा। जब आप प्रेजेंटेशन दोगे अपने प्रोडक्ट मैनेजर मार्केटिंग टीम के साथ, यू विल बिल्ड सम कॉम्प्लिकेटेड डैशबोर्ड्स। ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी सिंप्लीफाइड, ये बहुत ही सिंपल डैशबोर्ड है, पर ऐसे डैशबोर्ड्स लेके जाओगे, प्रेजेंटेशन दोगे, डेटा एनालिसिस करोगे, एंड देन यू विल टेल देम व्हाई आई थिंक वी शुड इन्वेस्ट आवर मनी हियर, नॉट देयर। तो ओके, तो हमारा पहला चैलेंज खत्म हुआ। वी आर एबल टू एनालाइज कि कैसे स्टेट से, कैसे डिफरेंट सीजन से, कैसे डिफरेंट प्रोडक्ट टाइप से हमारा ये डिसीजन मेकिंग अफेक्ट कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर हो सकता है। आई होप दिस वॉज इंटरेस्टिंग, ठीक है।
इस सब लोग इसको ट्राई करेंगे, यू विल गेट दिस डेटा सेट, यू विल गेट दिस वर्कबुक, ये आपको सबको मिल जाएगी इसके ऊपर। आप अपने एलिमेंट्स में जाके ये दोनों विद इन लाइक नेक्स्ट 1 और 2 आवर्स में इसको अपलोड हो जाएगा इसके ऊपर, डिपेंडिंग ऑन आवर वीडियो एडिटर, इनकी स्पीड कितनी फास्ट है इसको कन्वर्ट करने के लिए। वहाँ पे आपको डेटा सेट मिल जाएगा, प्रैक्टिस कीजिए, फिगर आउट डिफरेंट थिंग्स, इसके अंदर फिल्टर्स, डिफरेंट फिल्टर्स लगाइए, फिल्टर्स नहीं लगाइए, कुछ और एनालिसिस कीजिए, डिस्कस विद योर टीम मेंबर्स, बाकी लोगों से, अपने ग्रुप में जितने लोग हैं उनसे बात कीजिए, और जो लोग यूट्यूब में देखेंगे वो कमेंट्स में डालेंगे। अगर आपने कुछ स्पेशल एनालिसिस किया है, कुछ और ढूंढा है, तो वो हमें बताइए, राइट। और फिर इसका नेक्स्ट सेशन का जो टाइम टेबल है वो आपके पास पहुंच जाएगा। प्रिपरेटरी सेशंस में आप अलग आ सकते हो, डाउट क्लियरिंग सेशंस का कल होंगे, कल 2-3 डाउट क्लियरिंग सेशंस है। इसके अलावा यू कैन ऑलवेज कनेक्ट टू योर मेंटर्स, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिस्कशन, यू कैन टॉक टू देम, यू कैन डिस्कस विद देम, राइट। आई होप दिस वाज यूजफुल, ठीक है, ये हमारी शुरुआत थी, दिस वाज आवर बेबी स्टेप, एंड प्लीज गिव अस फीडबैक, कैसा लगा आपको वीडियो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ओके, सी यू।